चुना जाते हैं, बाद में फिर पार्टी बदल के दूसरे पार्टी में जाके वो उनको लगा उसका वैल्यू कांग्रेस में नहीं रहता है और जनता का काम करने में कहीं ना कहीं पीछे हटते हैं, तो अपने हमारे माध्यम से जनता का काम करने के चाहते हैं तो उनको वेलकम करते हैं। मतलब पार्टी की वजह से नहीं है, काम करने की वजह से। हाँ, काम करने के, उनका व्यक्तिगत काम करने के कारण ही हम उसको लेते हैं, पार्टी की वजह से नहीं। आज जो भाजपा बात कर रही थी कांग्रेस मुक्त भारत की, आज पूरी भाजपा आप ऊपर से नीचे देखोगे तो कांग्रेस युक्त भारत, कांग्रेस मतलब आप लोग खुश हो गए। हमारे यहाँ रही बात आज वही लोग भाजपा में गए हैं जो आज से पहले जो उनके प्रधानमंत्री है, हमारे भी प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी के लिए जो उनकी स्पीच है या उनके दूसरे नेता के लिए है या जो मुद्दों के लिए है, बट कहीं ना कहीं पैसों की लालच में या डरा धमका के उनको लिया गया है। गलत बात है। बाकी ऐसा कोई काम नहीं है, वो कोई पब्लिक का काम करने भाजपा में नहीं गई है, मतलब वो अपना सेटिंग करके अपने सेटिंग कांग्रेस नहीं बिकी। कहीं ना कहीं आप पार्टी कभी नहीं सेटिस्फाइड नहीं कर पाए, अपने नेता को सेटिस्फाइड नहीं कर पाए, उनको संभाल नहीं पाए। पार्टी कभी नहीं दोषारोपण आप हमको मत करो। अगर कोई इंसान कार्यकर्ता भी तो मतलब वो जो जिसकी बात कर रहे हैं वो भी तो कांग्रेस का झंडा लहराते थे कांग्रेस के मत पे, और वो जाके वहाँ पे आपके अकॉर्डिंगली बिक जाते हैं या उनको डरा धमका दिया जाता है। कोई डरा धमका नहीं है, स्वतंत्र है वो स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक के तौर पे काम कर रहे हैं और उसका पर्सनली वैचारिक मतभेद होता है वहाँ कांग्रेस में, उसका मतभेद होता है और वो अपना हमारे मैनिफेस्टो को अपना दे फायदा लेती है। हाँ, फायदा नहीं लेती है, पब्लिक का काम करवाती है उनसे, और पब्लिक में जो चलते हैं उसको लाते हैं, पब्लिक का काम करते हैं, पब्लिक का काम नहीं करवाती। कांग्रेस ने पब्लिक का काम किया होता था तो सीटें कम क्यों हो रही थी? मतलब आपको मतलब भाजपा को पब्लिक का काम करने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता की जरूरत है। नहीं, पब्लिक में चलते हैं वो पब्लिक में लोकप्रिय है और पब्लिक का काम नहीं होता है तो कहीं ना कहीं दुखी होकर हमारे पास आते हैं, तो हम उसको और हमारे विचार सरणी को अनुसरते हैं, हमारे विचार सरणी को अपनाते हैं, वो हमारे झंडे को अपनाते हैं, हमारे केस को अपनाते हैं, तो उसको हम आगे बढ़ाते हैं। पहले भाजपा वाले ये बोलते थे कि कांग्रेस का कचरा ये है, अब वो कचरा भाजपा के कचरा नहीं, हम क्वालिटी लाते हैं, क्वालिटी लाते हैं, कलमम लैब की कचरा नहीं लाते, बना दिया। कचरा होते तो झटके नहीं आते। मेरी बात सुनो, 8 में से 8 क्वालिटी लाते हो, मतलब आपने मान लिया कि आप लाते हो। वो आते हैं ना, आते हैं, वो सीधी बात है, आते हैं, ओपन बात है, वो 8 में से 8 सीट नहीं आती, कचरा ला दे। आप मानते हो कि राज्यसभा में मतलब कांग्रेस के जो एमएलए हैं उन्होंने इस्तीफा दिया था, उसका बेनिफिट भी अभी तक आपको मिल रहा है? बेनिफिट नहीं मिल रहा है, उसका कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान हो रहा है। नहीं, आप कांग्रेस अपने वैल्यूएबल नेता को, वैल्यूएबल कार्यकर्ता को वो संभाल नहीं पाई, कहीं ना कहीं उससे काम नहीं ले पाई। वही काम हम ले रहे हैं कि अपनी विचार सरणी से आगे बढ़ा के वो अपना काम कर रही है। सीबीआई हार्दिक पटेल और अमित चावड़ा को आना हो तो आप भाजपा में वेलकम, हमारा लाल जाजम बढ़ाए, लेकिन अभी हमने स्टॉप करवाया है। अभी पाटिल जी ने बोला कि कांग्रेस के कोई लोग को लेंगे नहीं, वो पार्लियामेंट्री बोर्ड नहीं करेंगे, पार्लियामेंट्री बोर्ड नहीं करेंगे, किसको लेना है नहीं लेना है। दाऊद को भी ले आएंगे, अगर दाऊद को तो हम जेल में डालेंगे, भारत का नागरिक कहीं ना कहीं जेल में डालेंगे, लेकिन वो जेल में बनाएंगे भाजपा। जी मैडम, आप दाऊद की बात भाजपा में होंगे, मतलब आपका मतलब आप जो बोल रहे लाल जम अभी के लिए स्टॉप किया हो, यानी कल उठ के हार्दिक पटेल को भी भाजपा बिठा लेगा। भारतीय जनता पार्टी के विचार सरणी को अनुसरता है, उसको पार्टी को एक्सेप्ट करता है, पार्टी के रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करता है, तो कहीं ना कहीं पार्लियामेंट्री बोर्ड उसके लिए सोच सकती है, पार्लियामेंट्री बोर्ड उसके लिए सोच सकती है। तो क्यों आज कोर्ट में केस लिंबे थे? वो उसने गलत किया तो केस किया है, गलत किया तो आप राष्ट्रद्रोही को भी लोगे पार्टी में, राष्ट्रद्रोही को भी पार्टी में नहीं, राष्ट्रद्रोही उसका तय नहीं हुआ, भाजपा में आएंगे यानी उनका केस किसने किया? आपने किया, लाया भी नहीं है, यही सेटिंग आप की बात हो रही है, अभी हमने तय नहीं किया है, हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड ने तय नहीं किया है, और उसने उन्होंने उनकी भी इच्छा होनी चाहिए, उन्होंने बताया नहीं है। अभी आप देखोगे कांग्रेस का कितना जितना रकास हुआ है, उसके बाद में कितने कितने कार्यकर्ता लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, आप देखो आगे आने वाले समय में। आप जिसको राष्ट्रद्रोही कल बता रहे थे, हमने लिया आज उसको हमने आप बोल रहे हैं, अरे आप आपने बोला है, लेंगे, आप बोलते हो लेंगे बकायदा बोला है अभी, तो नहीं बकायदा नहीं बोला है, वो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेंगे, मैं तय करने वाला नहीं हूँ यहाँ, वो हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। बोल सकते हो नहीं ऐसी गलत बात है, पकड़ो नहीं आप, ऐसा मान ले, अगर हार्दिक पटेल को आप लेते हो तो ऐसा मान ले कि ये हार्दिक लिया ही नहीं मैडम, आपने बोला कि लाल जायम जाएंगे, पटेल को हटाने के लिए था।
नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। आपने ऐसा बोला कुछ लाल नहीं था। जाजम बिठाएंगे। वो एक माहौल अलग था, वो समय अलग था, वो आंदोलन अलग था, और उसका जो मांग था पर और वो उसकी सोच आंदोलन थी। अलग था, लेकिन उसकी इफेक्ट अभी भी आपको क्यों पहुंच रही है? हमको कहीं नहीं रही है, नहीं, हम वो- आज भी जीत रहे हैं। वो- हार्दिक पटेल का कोई वो फैक्टर काम नहीं आ रहा आंदोलन है। ही शायद हार्दिक आप पटेल आपकी अच्छे भी थे, बात करें, हार्दिक गोपाल पटेल इटालिया अच्छा अच्छे हो गए। था, अच्छे हो गए, अच्छा था, तो अभी अच्छे कांग्रेस हो को गए। क्यों नहीं जिता रहे? वो कांग्रेस में उसको क्यों? 2 नंबर की लीड दिया, पोजीशन दिया है उसको, बराबर। नया आने वाले को 2 नंबर की लीड दिया है, वो पोजीशन दिया है, तो वो कांग्रेस को क्यों नहीं जिता रहा है? देखो, हमको कोई नुकसान नहीं है हार्दिक पटेल से, और कोई फायदा भी नहीं है हमको। जी, लेकिन वो जो आंदोलन था, वो जैसे कि आगे भी हमारी बात हुई, किशोर जी बता रहे थे कि वो आनंदीबेन पटेल और अमित शाह के गुट के बीच का आंदोलन। कोई गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी में चलती नहीं है, लोकतांत्रिक तरीके से पार्टी चल रही है। आप वजूभाई वाला की स्पीच देखिए, आप वजूभाई वाला की स्पीच देखिए राजकोट में, बकायदा ऑन मीडिया बोला है। मैं बार बार वही बात दोहराता नहीं, वो हूँ। ट्वीट किया होगा कहीं। ट्वीट नहीं किया, मीडिया के सामने वजूभाई बोला बहुत है, सुलझे हुए वोट सीनियर देने हमारे के नेता बाद है। बोला है वजूभाई कि सुलझे जो हुए भी सीनियर क्राइटेरिया नेता है, आपने माननीय पार्टी के ऑनरेबल लिए राज्यपाल बनाया है वहाँ है के। वो पार्टी के क्राइटेरिया सेम होने चाहिए। उनका कहीं ना कहीं कहना था कि जिस किसी को आप ये पैसे की लालच देके कोई या पैसे की धमका लालच के में ले आता रहे नहीं हो, आज। किसी को आप उम्र की वजह से काट रहे हो, कहीं ना कहीं आपको हाँ, जो उनकी सही विचारसरणी लगता थी, है उनकी ना, विचारसरणी होगी शायद, लेकिन पार्टी आपके को वरिष्ठ नेता है। सबको इकट्ठा लेके पार्टी को चलाना है आपके ना। वरिष्ठ नेता वो है। एक व्यक्ति की विचारसरणी से पार्टी नहीं चलती है, सबकी विचारसरणी से आपके पार्टी चलती वरिष्ठ है। नेता और वो में से- पार्लियामेंट बोर्ड डिसाइड करता है, वो हमारे अनुशासित संगठन थे, वो सर आपका पार्लियामेंट अगर 2 लोगों किशोर तक जी की- सीमित जो है। भी- ओनली किशोर जी की- ओनली जलपा जी, ओनली ईडीआई सीबीआई तय करती है किसको पार्टी में रखना किसको है, किसको उठाना है, निकालना है, वो आपकी किसको गलत जेल सोच में है। डालना है। आपकी गलत ये सोच है। दो ही है, वो थोड़े भाजपा टाइम में पहले यही है, बोल रहे बाकी थे कुछ कि है 2 लोग डिसाइड करेंगे कि पार्टी में मतलब किसको दो- रखना दो है। लोग का हमारे उनका यहाँ पार्लियामेंट्री बोर्ड दो है। लोग के में पार्टी नहीं चलती है, हमारे अनुशासित संगठन है, और निचले कार्यकर्ताओं से लेके उपले कार्यकर्ता को उसकी राय ली जाती है हमारे यहाँ, और वो जी। राय लेने के यानी बाद तय कि किया जाता कांग्रेस है। वाले जब आते हैं, उनको टिकट देनी हो तो कार्यकर्ता की राय दी जाती है। नहीं देखो नहीं, जलपा जी, वो ऐसा पब्लिक नहीं है। ओपिनियन लिया जाता है, पब्लिक ओपिनियन लिया जाता है। आनंदीबेन पर बहुत भ्रष्टाचार का आक्षेप थे, फिर भी उसको मुख्यमंत्री बनाया। वजूभाई पर एक भी भ्रष्टाचार का आक्षेप नहीं था, गवर्नर लेकिन उसको बिठा नहीं दिया। बनाया। क्यों? उनको प्रमोशन क्यों? दिया, नहीं, राजभवन नहीं, बनाया। उसको- क्या प्रमोशन दिया? उसको- प्रमोशन दिया नहीं, उनको। उसको दबाया। उनका एज हो गया, उनको प्रमोशन नहीं, दिया, उनको सम्मानित पद दिया भारतीय जनता पार्टी ने, और हमारे सन्निष्ठ नेता है, आज भी आदरणीय नेता है, वरिष्ठ नेता है हमारे। बिठा अभी दिया। बात की चल धमकी रही है दी। 6 जिलों के महानगर पालिका की, हम फिर से उसी मुद्दे पे आ जा रहे थे। मनीष जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? अभी जो मतलब कांग्रेस बीके से दीपेन जी आए हुए हैं, वो मानते हैं कि अभी कहीं ना कहीं मंथन की जरूरत है। अनिल जी, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस में आवश्यकता संगठन को बदलने की है या नहीं? कांग्रेस में संगठन की ज़रूरत इसलिए है कि जो भी लोग इतने सालों से पद पे बैठे हैं, उनको मनोमंथन करना ये चाहिए कि अपने इलाके में लोग क्या चाहते हैं, और वो कभी मनोमंथन करते नहीं। और जितने लोग हैं अभी जो नेतृत्व कर रहे हैं, उसमें सब लोग बांट गए हैं, और बांट गए हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि विपक्ष कमज़ोर हो गया है। जो पार्टी है, जो पक्ष है, उसका पूरा फ़ायदा उठा रही है, जो भी रूलिंग पार्टी है उसका पूरा फ़ायदा उठा रही है, और वो जो विपक्ष है कमज़ोर हो दिन प्रतिदिन कमज़ोर इतना होता जा रहा है कि आज ऐसा हो गया है कि लास्ट मोमेंट तक वो अच्छे उम्मीदवार को भी तय कर नहीं पाती, बाद में उसका फॉर्म भी अच्छी तरह नहीं भर पाती। आप सोचो कि उसका फॉर्म कैंसिल हुआ, कितना फॉर्म कैंसिल हुआ, इतना फॉर्म तो मैंने इतने इतिहास में पहली बार सुना होगा कि इतने फॉर्म कैंसिल हुए। मतलब क्या हुआ सीटें तो हमको कि ऐसे उसके जोड़ी में दे पास दी। एडमिनिस्ट्रेशन पावर कुछ रहा ही नहीं, कोई सोचे समझे लोग बैठे ही नहीं कि जो उसको अच्छी तरह उसको मार्गदर्शन दे या कोई स्क्रूटिनी करे, ऐसे बंदे भी नहीं रहे। आप सोचो, क्योंकि रातों रात किसको टिकट देनी है कोई तय नहीं कर पाए, लास्ट मोमेंट पे टिकट दे दी, लास्ट मोमेंट टिकट दिया तो उसका फॉर्म अच्छी तरह नहीं भर पाए। तो ये क्या है, नेतृत्व में बहुत कमजोरी आ गई है। नहीं ऐसा ऐसा इसमें एक बात और है कि आप सोचिए कि बीजेपी में मानो कि मैनेजमेंट होता, ये सब होता, तो बीजेपी सिक्किम में 0 सीट थी, तमिलनाडु में 0 थी, मिजोरम में 0 थी, और आंध्र में ओनली 4 सीट है। तो कर्नाटक में अभी सरकार आई, केरला में नहीं, अभी वो तो तोड़ कैसे गिराई, गिर गई, कैसे गिराई? आप में विश्वास नहीं रहा एमएलए का? मेरा कहने का मतलब ये है आप में विश्वास नहीं रहा? कि ऐसा 12 स्टेट आप है संभाल नहीं पाई सरकार? नहीं 12 स्टेट में 0 को भाजपा था,
और राजस्थान को मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस आई थी, उसको एमपी में आपकी सरकार थी, वो भी गिर गई। आप संभाल नहीं पाए। सवाल यहाँ ये है कि जहाँ भाजपा का कुछ भी नहीं है, आज बंगाल में भी खरीद फरोख्त हो रहा है। क्यों भाई? आप बंगाल में जो जिसके पर सीबीआई का केस चल रहा था उसको आपने अंदर ले लिया तो वो पवित्र हो गए। 5 आदमी ऐसे हैं जिसका पहले 3 बरस से केस चल रहा है सीबीआई का, उसको भाजपा ने अपने आप ले लिया तो अब उसका केस नहीं चल रहा। अभी केस वो तय नहीं हुआ, वो आरोप साबित नहीं हुए। जब शंकर आरोपी नहीं है। शंकर सिंह को, जब शंकर सिंह ने गुजरात में इंटरेस्ट लेना शुरू किया था कांग्रेस में, तब उसके घर रेड पड़वाई, 36,000 रुपये मिले, बाद में वार्निंग दे दी, वो भी ठंडा हो गया। आज केस स्टैंडिंग रखा है, किसी का बंद नहीं करते ये लोग। ये सीबीआई ईडी का सबसे ज्यादा उपयोग ये भाजपा की सरकार में हुआ है। अपने तौर पे काम कर रही है, काम कर रही है, उसमें गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, जिस स्वायत्त बॉडी की बात करते हो, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है अपने संविधान में बनाई हुई है, आज कहीं ना कहीं उसका मिसयूज होता है। सर ने अच्छी तरह से बताया कि एक मिनट मुझे बोलने दो, आपको बोलने का मौका दिया था, इमरजेंसी लगवाई, आपको बोलने का मौका दिया था मैंने। तो सीबीआई का जिस तरह से यूज हो रहा है, उसके बाद आज के इलेक्शन का रिजल्ट भी देखो आप, कि जब कॉरपोरेशन की एग्जिस्टिंग जो काउंसिलर थे उनकी टर्म खत्म होने आई थी, इलेक्शन बिहार में हो रहा है, वहाँ पे उनको कहीं कोरोना नहीं नजर आया, और वहाँ वही टाइम पे अगर गुजरात में इलेक्शन किए जाते तो उनको बकायदा मालूम था कि कोरोना में उनकी जो भी विफलता रही थी उसकी वजह से कहीं ना कहीं उनको नेगेटिव इम्पेक्ट आने वाली थी। उसकी वजह से क्या हुआ कि कॉरपोरेशन की बॉडी दरखास्त कर दी गई और जो भी हमारे शासक थे उनके हाथ में दे दी गई। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी इंस्टीट्यूशनल है अपने इंडिपेंडेंट, उसको कहीं ना कहीं बीजेपी ने गलत इस्तेमाल किया है, और उसकी वजह ही ये है कि आज आपको भले लग रहा है कांग्रेस दबी हुई है, ये हुई है, बट आज मैं बताना चाहूँगा कि कहीं पे भी एक जगह पे आंदोलन होता है, ठीक है, तो अगर कांग्रेस का आता है तो इतना सा छोटी सी एक नोट बना के दे देते हैं मीडिया में। मैं हर एक मीडिया को इसमें नहीं इन्वॉल्व करूँगा, बट आज मेजॉरिटी मीडिया का और सोशल मीडिया भी मैं इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ, उसका मिसयूज हो रहा है। आज भाजपा के कोई भी प्रचार क्या कुछ भी होगा उसका पूरा पेज भर के देंगे। कांग्रेस ने कितना भी बड़ा विरोध प्रदर्शन किया हुआ, अभी आप कृषि कानून का भी देख लो, तो ये मीडिया मैनेजमेंट और वो सब भाजपा ने काफी टीम है, वो काफी अच्छी है। शायद कांग्रेस खरीदा हुआ है मीडिया, बिका हुआ है तौर पे काम कुछ नहीं होता, लेकिन होता है ना कि आप काम कर रहे हैं तो आपको बताना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस में ऐसा है, जैसे किशोर जी 5 लोग गिनवा रहे थे, वही 5 लोग नहीं चाहते कि मीडिया में आए, या वही माहिती ना दे तो मीडिया वाले क्या बताएंगे? सही बात है, मीडिया स्वतंत्र तौर पे काम करती है और जो होता है वो दिखता है। बोला ना, मैं जो होता है वो दिखता है। मार्केटिंग टीम आप ले आइए, आप विरोध कर रहे हैं, आप ऐसा तो बता दीजिए कहां मीडिया के कैमरे नहीं पहुंचे। उन्होंने कर्मठ कार्यकर्ता तो सस्पेंड करके रखे, दिखाया नहीं जाता, दिखाया सब वो विरोध प्रदर्शन नहीं दिखाया जाता, सब कुछ उसको दिखाने जाने का प्रयास जो किया जाता है वो भी अलग तरीके से किया जाता है। पब्लिक आपके साथ नहीं है, क्या दिखाएंगी? पब्लिक आपके साथ नहीं है, आपके एक भी आंदोलन में मैं हर एक मीडिया को नहीं बोल रहा हूँ, मैं हर एक मीडिया को नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ आपको इतना बता आपके ही मीडिया हाउस के कुछ सीख लेने की जरूरत कांग्रेस को भी है। मैं जैसे कि बात कर रही हूँ मार्केटिंग की, सोशल मीडिया की, मैं वही बोल रहा हूँ। किशोर जी ने बताया कि आप अपने मैंने आपको पहले ही बोला कि आप संगठन में बदलाव कीजिए, आप सोचिए कि आपकी कमी कहाँ रह जाती है, भाजपा क्यों आगे है। आप देखो मीडिया हाउस के जो ओनर है वो आज राज्यसभा में चले जाते, क्या मैसेज भेजना चाहते हो आप? सही बंदे को सही जगह तो देना पड़ता है ना। जलपत जी एक बात और है, को सही जगह दिया है हमने, आपने कदर नहीं किया, हमने किया। ये इलेक्शन सब जो सीबीआई की स्वायत्तता की बात हो रही है, तो मैं तो कोई पार्टी का ऐसा नहीं हूँ कि कांग्रेस में भी इंदिरा जी के समय में भी बहुत सीबीआई का इमरजेंसी लग गई थी। नहीं, इमरजेंसी तो बात की बात थी, लेकिन इसके वो सब इंस्टीट्यूट का सब एक सेशन थे, वो नहीं करते थे। मैं आपको गुजरात का ही एग्जाम्पल दूँ, पता नहीं इसमें ये अश्विन भाई बहुत बड़े एडवोकेट है तो शायद कुछ प्रकाश पाड़ सके। देखो, जब लास्ट लोकसभा की इलेक्शन हुई जलपा जी, तो पहले जब मतदान शुरू हुआ मिजोरम से, आसाम से लेकर, लास्ट जब हुआ लगभग 2 महीने का टाइम था।
उस समय जब पहले मतदान हुआ था जो राज्य में, उस राज्य का रिजल्ट चुनाव कमीशन ने 2 महीने तक रुकवा दिया था, क्योंकि वो मानती थी कि भाई एक राज्य का हम अभी उसे ओपन कर देगा तो इम्पैक्ट पड़ सकता है, बराबर है। तो यहाँ गुजरात में आप देखिए कि ये नगर पालिका पंचायत में तो 5-6 दिन का ही डिफरेंस था, तो फिर यहाँ ऐसा नहीं क्यों किया? ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि स्वायत्त बॉडी का क्या और दूसरी सिस्टम। लेकिन ये मामला अगर मुझे जहाँ तक पता है वहां तक सुप्रीम कोर्ट में गया था और वहां से ऐसा बोला गया कि अभी एक ही दिन बचा है तो अब क्या नहीं, उसने ऐसा नहीं किया कि आपकी बात गलत है। मेरा कहने का मतलब दूसरा है कि सिस्टम में क्या, यानी आपको ऐसा लगता है कि ये चुनावों को देख के अभी जो आने वाले चुनाव है उस पर वोटिंग पे असर हो सकता है? जो देखो अभी सिस्टम क्या है मैडम, कि जो भी इलेक्शन कमीशन को आप बिठाते हैं तो कम से कम आप देखो, जो गुजरात सरकार में 2 महीने पहले अदब करके मुख्यमंत्री के हाथ में सचिव जाता है, वो रिटायर्ड हो जाता है, उसको आप इलेक्शन में बैठ रखते देते हैं, तो पूरी 25 बरस आपने नौकरी की है मुख्यमंत्री के सरकार के सामने, वो कैसे उसके विरुद्ध में डिसीजन ले पाएगा? मेरा कहने का मतलब ये सिस्टम में कि आप 10 वर्ष रिटायर्ड जज को इलेक्शन में कम से कम बैठा हो तो उसको से वो सरकार की सह में नहीं आ सकता, जैसे सेशन नहीं आता था। अभी कोई भी IAS ऑफिसर का छोटा बड़ा गलती होती है सरकार में 25 वर्ष की नौकरी में, उसकी फाइल निकाल कर बोलते हैं कि भाई ये मैं ये करूँगा। एक के ज्योति वहाँ थे तो आधे वर्ष से अहमद पटेल जीत गया था, कैसे जीत गया था? अगर एक के ज्योति नहीं होता और सुप्रीम कोर्ट का जज होता तो शायद रिजल्ट अलग। क्योंकि मेरा कहने का मतलब है पूरी सिस्टम, कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस ने भी इतना ही वहाँ इंदिरा जी के बाद भी ये हुआ ही है, वो भी इसकी कर रही थी, सब दरोड़ा पड़वा रही थी, ऐसा नहीं। इसलिए तो जब मोदी साहब वड़ा प्रधान नहीं थे तब बोलते थे कि CBI तोता है, तो अभी राकेश अस्थाना जिसने सब को कौभांड किया वो भी तोता ही बन गया। ये मेरा सिस्टम में क्या है, लेकिन अभी जैसे कि हमने बात करा कि हम बार बार मुद्दा भटक जा रहे हैं, वैसे वक्त हो चला है एक छोटे से कॉमर्शियल ब्रेक का। हम एक कॉमर्शियल ब्रेक लेते हैं और इसके बाद इस मुद्दे पर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। રેખા, બિઝનેસ એક્સપેન્શન લોન અપ્રૂવ થઈ ગઈ. વાહ, નવું એસી પણ લઈ નાખીએ. યાર, ના વિચારી રહ્યા છીએ. અને બહાર ફરવા જવાનું પણ. કેમ નહીં? આ લોનમાં જ ગોઠવી નાખીશું. જરા થોભો, પહેલા આને એક બાજુ મૂકો. થોડું ચોખવટપૂર્વક કહો ને. જેટલી જરૂરિયાત એટલી જ લોન લો અને સમજી વિચારીને ઉપયોગ કરો. એનો ફાયદો? નહીં પડે કોઈ અગવડ અને લોન ચૂકવવામાં રહેશે સગવડ. અને કોઈ વાત અમને કહેવાની છે? જરૂરિયાતો અને ઈચ્છાઓમાં ફેર છે, એ વાતને સમજો. જે કામ માટે લોન લીધી છે તેના માટે જ વાપરજો. તમે સમજાવી કામની વાત અને શીખવાડ્યો નાણાકીય પાઠ. વધુ સારી કાલનો મળશે સાથ. RBI કહે છે નાણાકીય શિસ્તનું પાલન, ચિંતા મુક્ત જીવન. Australian Premium Soap. As most of us don't realize, electricity is privilege. At APS, we strive to live up to our motto and always work hard towards becoming a bright alternative. We have trained manpower to assist for all kind of requirement of the customers and to attend any queries by the customer. We have strong after-sales service for the customer satisfaction. Our team work in a sync with a great teamwork. APS.
આપણા ગુજરાત માટે આ ગૌરવતાની વાત છે. વિકાસશીલ સરકાર અને ઘર ઘરમાં થયો વિકાસ છે. આપણા ગુજરાત માટે આ ગૌરવતાની વાત છે. વિકાસશીલ સરકાર અને ઘર ઘરમાં થયો વિકાસ છે. વિકાસની ચાલી હવા, વિકાસની જ બસ વાત છે. સૌને સાથે લઈ ચાલે આ મોદી સરકાર છે. ગુજરાત છે મક્કમ, ભગવો લહેરાયો, ભારત સાથે અડીખમ, ભગવો લહેરાયો. ગુજરાત છે મક્કમ, ભગવો લહેરાયો, ભારત સાથે અડીખમ, ભગવો લહેરાયો. ખેડૂતને મળી ખુશહાલી ને ખેતરોમાં છે હરિયાળી. ગામના ઘર ઘરમાં વીજળી મળે, નર્મદાનું પાણી દૂર થઈ બેરોજગારી ને રોજ મળે નવી રોજગારી. સ્ત્રીઓને સન્માન અને મળી સુરક્ષાની છે ગેરંટી. ગામ હોય કે હોય શહેર, જનજનનું થયું કલ્યાણ છે. વચનો પર ખરી ઉતરી આ એકમાત્ર સરકાર છે. વિકાસની ચાલી હવા, વિકાસની જ બસ વાત છે. સૌને સાથે લઈ ચાલી આ મોદી સરકાર છે. ગુજરાત છે મક્કમ, ભગવો લહેરાયો, ભારત સાથે અડીખમ, ભગવો લહેરાયો. ગુજરાત છે મક્કમ, ભગવો લહેરાયો, ભારત સાથે અડીખમ, ભગવો લહેરાયો. થાય ગરીબીને મળી રહે છે સૌને કામ. શ્રમિક અન્નપૂર્ણા યોજનાને મળે રહેવા માટે પાકા મકાન. સોશિયલ ઇકોનોમિક થાય આદિવાસીનું જન કલ્યાણ. યુવાનોને શિક્ષણ મળે, મળે તકો નવી, નવ પ્રોત્સાહન. ગામ શહેરમાં છે ખુશહાલી, થયા એવા નિર્માણ છે. વચનો પર ખરી ઉતરે આ ભાજપ સરકાર છે. વિકાસની ચાલી હવા, વિકાસની જ બસ વાત છે. સૌને સાથે લઈ ચાલે આ મોદી સરકાર છે. ગુજરાત છે મક્કમ, ભગવો લહેરાયો, ભારત સાથે અડીખમ, ભગવો લહેરાયો. ગુજરાત છે મક્કમ, ભગવો લહેરાયો, ભારત સાથે અડીખમ, ભગવો લહેરાયો. ગુજરાત છે મક્કમ, ભગવો લહેરાયો, ભારત સાથે અડીખમ, ભગવો લહેરાયો. ગુજરાત છે મક્કમ, ભગવો લહેરાયો, ભારત સાથે અડીખમ, ભગવો લહેરાયો.
सेवा करंत रक्षा कुंतेश्वर महादेव ने सोमनाथ ने द्वारिकेश वे पश्चिम केरा देव जय सहाय मां साक्षात जय जय गरवी गुजरात जय जय गरवी गुजरात जय जय गरवी गुजरात दीपे अरुणों पर भात जय जय गरवी गुजरात नदी तापी नर्मदा जाय महीने बीजी कण जाय बड़ी जोई सुभटना चुत रमण ने रत्ना कर सागर पर्वत ऊपर थी वीर पूर्वजो दे आशीष जय कल संपे सोगे सौजात जय जय गरवी गुजरात जय जय गरवी गुजरात जय जय गरवी गुजरात दीपे अरुणों पर भात जय जय गरवी गुजरात ते अणहिलवाड नारंग ते सिद्धराज जे संग ते रंग थकी पण अधिक सरस रंग थशे सत्वरे बात शुभ शकुन दिशे मध्यान शोभशे वीती गई छे रात जन्मभूमि नर्मदा सा जय जय गरवी गुजरात जय जय गरवी गुजरात जय जय गरवी गुजरात दीपे अरुणों पर भात जय जय गरवी गुजरात હેલો. સાહેબ, તમે લોનનો માસિક હપ્તો ભરવાનું ફરીવાર ચૂકી ગયા. હા હા, એક બે દિવસમાં ભરી દઈશ. આવી બહાનાબાજી બંધ કરો. થોડી ચોખવટ કરો ને. લોનનો હપ્તો સમયસર જ ભરો. થોડા દિવસ મોડું થઈ ગયું તો એમાં શું થઈ જવાનું છે? ક્રેડિટ હિસ્ટ્રી થઈ જશે ખરાબ અને શું? અને બગડી જશે લેવડ દેવડનો હિસાબ કિતાબ. તો સમયસર લોન ભરપાઈ કરવાના ફાયદાઓ પણ બતાવો. ધ્યાન દઈને સાંભળો. સમયસર લોન ભરવાની ટેવ પાડશો તો ભવિષ્યમાં સહેલાઈથી લોન મેળવી શકશો. આ થઈને વાત. અને તમે શીખ્યા નાણાકીય પાઠ. હવે થશે નવી શરૂઆત. આરબીઆઈ કહે છે નાણાકીય શિસ્તનું પાલન ચિંતા મુક્ત જીવન. Australian Premium Soap. As most of us don't realize, electricity is privilege. At APS, we strive to live up to our motto and always work hard towards becoming a bright alternative. We have trained manpower to assist for all kind of requirement of the customers and to attend any queries by the customer. We have strong after-sales service for the customer satisfaction. Our team work in a sync with a great teamwork. APS. જ્યારે
અન્ય લોકો ધર્મ, જાતિ, જ્ઞાતિની વાત કરતા. ત્યારે અમે કોવિડ સામે લડવાની વાત કરતા. જ્યારે અન્ય લોકો કોવિડના આંકડાથી જનતાને ડરાવી સરકાર પર સવાલ ઊભા કરતા. ત્યારે અમે સરકારની કામગીરીને લોકો સુધી પહોંચાડતા. જ્યારે કાયદો વ્યવસ્થા પર મીડિયા, વિપક્ષ સવાલ પેદા કરતું. ત્યારે અમે કાયદો વ્યવસ્થા અનુશાસન માટે લોકોમાં જાગૃતતા લાવતા. જ્યારે તંત્ર અને સરકાર પર વિપક્ષના ઇશારે પ્રહાર કરાતા. ત્યારે અમે સત્ય અને સમજ આપતા. જ્યારે અન્ય લોકો યુવાઓ, કિસાન પર રાજનીતિ કરતા. ત્યારે અમે રોજગાર અને આવક વધારાની વાત કરતા. જ્યારે લોકો તોફાનો, આંદોલનોની વાત કરતા. ત્યારે અમે ગાંધી અને સરદારની ગાથા કહેતા. જ્યારે લોકો જોડતોડની રાજનીતિની વાત કરતા. ત્યારે અમે વિકાસ અને સૌના સાથની વાત કરીએ છીએ. વાત હોય સરકારની કામગીરીની, વાત હોય વિપક્ષની, વાત હોય જનતાની, વાત હોય આત્મનિર્ભરતાની. ખોટા સ્વપ્ન નહીં, અમે છીએ હકીકતની સાથે. અમે છીએ રાષ્ટ્રની પ્રતિભા, ગુજરાતનો અવાજ, વિકાસનો બુલંદ અવાજ, રાષ્ટ્રીયતા, બિન સાંપ્રદાયિકતા અને લોકશાહીનો સ્તંભ એટલે કે ન્યૂઝ. ના ભય, ના ડર, રહેશે અમારી ચાપતી નજર. કે ન્યૂઝ. રેખા, બિઝનેસ એક્સપેન્શન લોન અપ્રૂવ થઈ ગઈ. વાહ, નવું એસી પણ લઈ નાખીએ. યાર, ના વિચારી રહ્યા છીએ. અને બહાર ફરવા જવાનું પણ. કેમ નહીં, આ લોનમાં જ ગોઠવી નાખીશું. જરા થોભો, પહેલા આને એક બાજુ મૂકો. થોડું ચોખવટપૂર્વક કહો ને. જેટલી જરૂરિયાત એટલી જ લોન લો અને સમજી વિચારીને ઉપયોગ કરો. એનો ફાયદો? નહીં પડે કોઈ અગવડ અને લોન ચૂકવવામાં રહેશે સગવડ. અને કોઈ વાત અમને કહેવાની છે? જરૂરિયાતો અને ઈચ્છાઓમાં ફેર છે, એ વાતને સમજો. જે કામ માટે લોન લીધી છે તેના માટે જ વાપરજો. તમે સમજાવી કામની વાત અને શીખવાડ્યો નાણાકીય પાઠ. વધુ સારી કાલનો મળશે સાથ. આરબીઆઈ કહે છે, નાણાકીય શિસ્તનું પાલન, ચિંતા મુક્ત જીવન. Australian Premium Soap. As most of us don't realize, electricity is privilege. At APS, we strive to live up to our motto and always work hard towards becoming a bright alternative. We have trained manpower to assist for all kind of requirement of the customers and to attend any queries by the customer. We have strong after-sales service for the customer satisfaction. Our team work in a sync with a great teamwork. APS.
वेलकम बैक। आप देख रहे हो दंगल देश का। आज का हमारा मुद्दा है कि गुजरात राज्य में जो 6 महानगर पालिका थी उसके चुनाव थे रविवार को, जिसके आज नतीजे थे, परिणाम थे। अभी जो देखा जाए तो भाजपा ने 6 महानगर पालिका में अपनी जो जीत है वो तय सी कर ली है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि CR पाटिल का अभी क्या कहना है। નમસ્કાર મિત્રો, આજે ગુજરાત રાજ્યના 6 મહાનગરપાલિકાના મતગણતરીનો દિવસ હતો. 6 મહાનગરપાલિકા લગભગ 25 કે તેનાથી પણ વધુ વર્ષોથી ભારતીય જનતા પાર્ટી પાસે છે. ભારતીય જનતા પાર્ટીએ સત્તા દ્વારા સેવા કરવાનો જે મંત્ર અપનાવ્યો હતો એના કારણે મતદાર ભાઈ બહેનોમાં જે વિશ્વાસ ઊભો કર્યો હતો એના કારણે ફરીથી આ વખતે પણ ગુજરાતમાં 100 મતદાતા ભાઈ બહેનોએ ભારતીય જનતા પાર્ટીને ફરીથી તક આપી છે. આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ દ્વારા ગુજરાતમાં મુખ્યમંત્રી હતા ત્યારે અને પ્રધાનમંત્રી બન્યા પછી પણ જે રીતે ગુજરાતની કાળજી લેવામાં આવે છે, જે રીતે અનેક યોજનાઓ દ્વારા ગુજરાતને આગળ વધારવાનો પ્રયત્ન થાય છે અને એના કારણે લોકોમાં એક વિશ્વાસનું વાતાવરણ પણ છે. આદરણીય મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી સાહેબ અને નીતિનભાઈ પટેલ સાહેબ, શ્રી અમિતભાઈ શાહ સાહેબના માર્ગદર્શન નીચે જે રીતે અનેક લાભાર્થીઓ માટેની યોજનાઓ જાહેર કરે છે, એનો લાભ લાભાર્થીઓને અપાવે છે, એના કારણે પણ લોકોમાં એક વિશ્વાસનું સારું વાતાવરણ બન્યું હતું, એક પોઝિટિવ વાતાવરણ બન્યું હતું. ભારતીય જનતા પાર્ટીના પેજ કમિટીના સદસ્યો જે રીતે એમણે મતદાન કરવા માટે મતદાતાઓ સાથેનો સંપર્કનો ઉપયોગ કર્યો તો મતદાન તો વધ્યું જ, પરંતુ ભારતીય જનતા પાર્ટીના તરફેણમાં વધ્યું અને કેટલી જગ્યાએ કોંગ્રેસનો એકડો નીકળી ગયો. આ પ્રકારની સ્થિતિ જે ગુજરાતમાં નિર્માણ થઈ છે, હું એના માટે આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબનો આભાર માનું છું કે એમના માર્ગદર્શનથી અને એમણે કેન્દ્ર સરકાર અને રાજ્ય સરકારમાં કરેલા કામોને કારણે ભારતીય જનતા પાર્ટીને ગુજરાતમાં ફાયદો થયો છે. શ્રી અમિતભાઈ શાહ સાહેબ કે રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ હતા ત્યારથી જેમણે ગુજરાત સંગઠનને નર્સરી કરી હતી, એના કારણે ગુજરાતનું સંગઠન મજબૂત બન્યું છે. શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી સાહેબ અને નીતિનભાઈ પટેલ સાહેબની સરકારે અનેક લોકોના જે કામો કર્યા, જે યોજનાઓ જાહેર કરી, એના કારણે ગુજરાતના મતદારોનો મત ભારતીય જનતા પાર્ટીના તરફેણમાં પડ્યો છે. હું એમને પણ આભાર માનું છું. મતદાતા ભાઈ બહેનોનો વિશેષ રૂપે આભાર માનું છું અને એમને મૂકેલો વિશ્વાસ તૂટવા નહીં દે એવી એમને ખાતરી પણ આપું છું. કાર્યકર્તાઓને વિશેષ અભિનંદન આપું છું કે એમણે જે ટાર્ગેટ લીધું હતું એ અચીવ કર્યું છે. જે અપેક્ષા હતી લોકોની પરિણામની, એ પૂર્ણ પરિણામ મેળવવાનો એમણે જે સફળ પ્રયત્ન કર્યો છે, એટલા માટે સૌ પેજ કમિટીના સદસ્યો સહિત સૌને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. ફરીથી સૌનો આભાર, ધન્યવાદ. ભારત માતા કી જય. तो भाजपा ने तो 6 महानगर पालिका की बात करें तो उसमें अपना भगवा तो लहरा दिया है। अब हमारे साथ चर्चा में भाजपा से जुड़ गए हैं अश्विन बैंकर। सबसे पहले अश्विन जी, आपका स्वागत है के न्यूज़ में। पहला क्वेश्चन अगर पूछा जाए अश्विन जी, तो भाजपा ये जो 6 महानगर पालिका है उसमें तो आपने जीत दर्ज कर ली है, लेकिन फिर भी सूरत शहर की बात करें तो कांग्रेस के जो मतलब मत नहीं मिले वो भाजपा को भी नहीं मिले, मतलब डाइवर्ट भाजपा की साइड नहीं हुए, लेकिन नई पार्टी आम आदमी पार्टी की तरफ चली गई। आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो आपकी ये चैनल में मैं आज पहली बार आया हूँ, तो बहुत बहुत बधाई। आज भारतीय जनता पार्टी की भी जीत हुई है तो सबको बधाई। मीडिया का भी इसमें रोल है। मैं कहूँगा कि सूरत में और राजकोट में कहीं ना कहीं आप पार्टी का दर्शन हुआ है, वो कांग्रेस की बदौलत हुआ है। मैंने चुनाव दरमियान भी कहा था कि आप पार्टी जो है वो कांग्रेस के पास पार्टी के कार्यकर्ता को लेके बनी हुई है। गुजरात में उसने प्रयास किया। कांग्रेस के हार्दिक भाई जो आप पास पार्टी के लीडर थे, अभी कांग्रेस में सम्मिलित हो गए, लेकिन उन्होंने आप पार्टी को यानी कि वहाँ के अल्पेश भाई को और सबको एक मैंडेट दिया कि कांग्रेस में मैं टिकट दिलवाऊंगा, मगर वो उसमें सफल नहीं हुए। और आपने देखा कि आप पार्टी के बहुत सारे कैंडिडेट को उन्होंने समर्थन किया। तो पास मैं मानता हूँ गुजरात में
एक पाटीदार आंदोलन के तहत पला बढ़ा, लेकिन प्रजा को मालूम पड़ा कि ये तो भाई कांग्रेस की एक विंग जैसा था, इसीलिए वहाँ पे आप पार्टी थोड़ी पनपी है, लेकिन वो टेम्पररी है। मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत अच्छा स्विंग है। 6 महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी के कमिटेड वोट गिरे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व यानी कि नरेंद्र भाई मोदी जी में विश्वास रख के, आपने जो बात कही कि कांग्रेस की मतलब विंग बी आपने बताया पास को, लेकिन फिर भी अगर बात करें पास के जो लीडर थे हार्दिक पटेल, वो कांग्रेस के अभी कार्यकारी अध्यक्ष है, लेकिन ठीक है उसके बाद भी देखा गया है कि जो कांग्रेस का जो चुनाव में जो सीटें हैं उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। पास की ही बात की गोपाल इटालिया जो अभी आप में है, ठीक है, तो सूरत में आपने तो मतलब विजय प्राप्त हुआ है, और कहीं ना कहीं जो वोट बैंक की बात करें तो उसमें किसी के में छेद हुआ है तो वो कांग्रेस के, तो वो मतलब पास और कांग्रेस का कनेक्शन आप जो बता रहे थे वो कुछ समझ में नहीं आया, अगर मैं ये समीकरण देखूं तो। मैं थोड़ा ट्राई करूंगा प्रजा के सामने, क्योंकि कांग्रेस ने गुमराह किया। ये पाटीदार आंदोलन क्या था? पाटीदार आंदोलन कांग्रेस का एक प्रायोजित, एक सपोर्टर, एक आंदोलन था, और वो कैसे साबित हुआ? ऐसा जा रहा था कि पाटीदार आंदोलन चल रहा था और कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं था, इसीलिए वो चलती हुई ट्रेन में चढ़ गए ना। ऐसा नहीं था, यही तो हो रहा है, यही तो हो रहा है, प्रजा को गुमराह करने का कार्य हो रहा है। ये हमें कब साबित हुआ कि जब हार्दिक भाई कांग्रेस के ओहदेदार बने। ये तो पहले से तय था कि कांग्रेस उसको लेकिन हार्दिक पटेल का ऐसा कहना था कि मेरे जो मतलब पाटीदार समाज के जो 14 जन मतलब उनकी भाषा में शहीद हुए हैं, उसकी वजह से उन्हें भाजपा में नहीं आना। अब भाजपा में नहीं आना, राजनीति में भी जाना है, इसीलिए उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। ये बात सही इसीलिए नहीं है कि हार्दिक भाई जब पास के लीडर थे तब बोलते थे मुझे राजनीति से क्या लेना देना, मुझे राजनीति में नहीं आना है, फिर भी वो राजनीति में आए। हम सब जानते हैं राजनीति में सब लोग हैं, लेकिन उसका एक दुष्परिणाम ये हुआ कि गुजरात के अंदर पाटीदार आंदोलन से, देखो गुजरात में डोमिनेटेड कौम जो है वो पाटीदार है, वो सबको मान के चलना पड़ेगा। वो भूपेन जी कुछ शायद कहना चाहते हैं, और किशोर जी भी, आप एक एक करके बोल सकते हैं। लेकिन हमारा मत इतना ही है कि पास जो है वो पाटीदार आंदोलन के माध्यम से आप में गई, कांग्रेस उससे नुकसान में हुई है, भाजपा का कोई नुकसान हुआ नहीं है। नहीं, इसमें जलपा जी एक बात अश्विन भाई की मुझे अच्छी भी लगी, और मैं थोड़ा उसमें कमेंट ये करूँगा कि ये बोलते कि पास का ये हार्दिक पटेल ने ऐसा किया तैसा किया, वो राजकारण में नहीं आने वाले। वैसा तो मुझे बराबर याद है कि मैं तो नरेंद्र दामोदर मोदी को खाड़िया में भी कवरेज करता, तब बोलता था मैं तो प्रचारक हूँ, मैं कभी राजकारण में आने वाला ही नहीं हूँ। ये तो राजकीय लोग जो लोग बोलते हैं उससे उल्टा ही करते हैं, वो मोदी ने सिखवाया, वो बात जाने दिया। लेकिन ये अलग बात है कि आप पास की बात कर रहे हैं, तो आपको पता होगा भाजपा को रेशमाबेन पटेल, वो दूसरा नाम मैं भूल गया, उसको भी आप वहाँ पास में से ले आए। इवन न्यूज़ मीडिया में ऐसा भी समाचार आया था, ओल्ड न्यूज़ मीडिया में, टीवी में, कि हार्दिक पटेल को सरकार का एक अधिकारी ने 15 करोड़ रुपया देकर भाजपा में लाने का भी ट्राई किया था, लेकिन कम नसीबे हो नहीं सका। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाजपा भी हार्दिक पटेल को तो भी लाने चाहते थे, और वो या रेशमाबेन को तो लाए थे, और दूसरा नाम मुझे अभी याद नहीं है, वो दोनों इधर आए थे, और उसमें भी कुछ पैसा के लेन देन की बात आई थी पेपर में, न्यूज़पेपर में। तो सब ये राजकारण में तो ये चलता रहता है कि भाई ये पास वाला, अभी ये भाजपा को पास वाले अच्छे नहीं लगते पाटीदार, लेकिन वही पाटीदार ने तो जनरल डायर का नाम अमित शाह को दिया, तो इसको भी आप गले लगाने लगे थे। अभी अब बात अलग है कि अभी वो नहीं आ पाए। अच्छा, दूसरी बात में ये महत्व की बात अश्विन भाई से आपके माध्यम से मुझे उसके नॉलेज में चाहिए कि जामनगर में जो बीएसपी हो, जो मायावती की पार्टी है, वो दलितों की पार्टी है, तो जामनगर में ये दलितों की पार्टी आई, इतने 3 सीट आई है, तो इसका मतलब ये हुआ गुजरात में कि गुजरात में दलित तो भाजपा से नाराज है। क्योंकि मैंने देखा कि कहीं लास्ट, अभी ये तो कॉरपोरेशन का एरिया है, तो इसमें तो शायद 3 सीट आएगी, लेकिन ये जो पूरे गुजरात की पंचायत की इलेक्शन होने वाली है, उसमें मुझे देखो ये रमण वोरा को आइसोलेटेड कर दिया, वो टुंडिया साहब को कर दिया, वो दलित में भी उसमें इतना मैं बहुत पीछे जाऊँ तो वो जवेर भाई चावड़ा था,
उसको भी कर दिया। अच्छा, RM पटेल जो दलित है उसको मोदी ने यूज़ करके फेंक दिया और आज उसका पता आता नहीं है। तो ये दर्शनाबेन वाघेला अभी आया, उसको भी ऐसा किया था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी आम्बेडकर का एक इश्यू चला था कि भाई अब सरकार में आम्बेडकर का फोटो नहीं रखते तो हम पूरे के पूरे गुजरात में हम बात करेंगे। वैसे अभी देखो आदिवासी है तो उसका 60 से 70 हज़ार तक का बोगस सर्टिफिकेट सरकार में घूम रहे और उसको सपोर्ट कर रहे आदिवासी मंत्री गणपत वसावा। इसकी वजह से आदिवासी समाज, अभी मनसुख वसावा भाजपा का ही सांसद है, उसने स्टेटमेंट दिया पेपर में, दक्षिण गुजरात में मैंने पढ़ा कि इतने बोगस सर्टिफिकेट दे रहे और उसको सरकार के मंत्री बचा रहे हैं। तो इसकी वजह से दलित और आदिवासी में हो गया है। तो जी मैं आपके साइड पे आऊंगी। जी किशोर जी ने बहुत अच्छी तरीके से एक माने विश्लेषक है या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है मुझे मालूम नहीं, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी तरह से एक आर्म ट्विस्टिंग बात करी। भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में अगर सभी लोग न होते तो ये 6 की 6 महानगर पालिका में उनका विजय नहीं होता। मैं आपको कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में, अहमदाबाद में 20 उनकी SC सीट थी, उसमें जहाँ पे SC कैंडिडेट जनरल थे नहीं और पॉपुलेशन SC की थी, तो वहाँ पे 13 सीट पर SC कैंडिडेट को चुनाव लड़वाया है। तो भारतीय जनता पार्टी को सभी समाज का समर्थन है। आदिवासी क्षेत्र में भी सभी जगह भारतीय जनता पार्टी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। कहीं ना कहीं ये बातें कही जाती है, कहीं कोई और पार्टियों द्वारा या कहीं कोई ऐसा मुद्दा उठाया जाता है NGO द्वारा कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जो बात कही है, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को सबसे ज़्यादा अगर सम्मान दिया है तो ये भारतीय जनता पार्टी ने सरकार ने दिया, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिया। यहाँ सुरेंद्रनगर में हाथी की अंबाड़ी पर बैठा के कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान किया है। तो गुजरात में एक ही वो अवसर था जो मुख्यमंत्री ने 5 किलोमीटर चलते हुए ये बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन को सम्मान दिया। तो मैं ऐसा मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति के, जनजाति के, आदिवासी के, बक्सी पंच के कमिटेड वोट बन गए हैं। देखो वो आज से पार्टी नहीं है, वो सालों से है, तो उनका एक कमिटेड वोट है। भारतीय जनता पार्टी के कमिटेड कार्यकर्ता है, वो पेज समिति तक है, हर एक बूथ समिति में है। जहां पूरी पॉपुलेशन SC की है, जहां पूरी पॉपुलेशन ST की है, वहां भी हमारी पेज समिति है। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी समग्र जनता की पार्टी बन गई है। एक बात में और छोटे मोटे इश्यूज जो है, जैसे कि उन्होंने कहा कि रमन भाई वोरा है, ये हमारे RM पटेल जी है, उनको MLA बनाया। जैसे ही वो जो सरकार की पद से जवाबदारी से मुक्त हुए तो उनको MLA बनाया है। रमन भाई वोरा 4 टर्म भारतीय जनता पार्टी के मंत्री श्री रह चुके हैं। तो ऐसे सबका एक धीरे धीरे पार्टी उपयोग कर रही है और इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि भारतीय महानगर पालिका की बात करें, किशोर जी मैं आपके साइड आ रही हूँ, महानगर पालिका की बात करें तो आपने जैसे कि अभी बात कही कि 4 टर्म से जीते हुए थे, लेकिन जो CR पाटिल अभी जो नई नीति ला रहे हैं, जैसे कि महानगर पालिका में वो लाए कि 3 टर्म से मतलब ज्यादा मतलब जो छूटे होंगे उनको अब टिकट नहीं मिलेगा। तो ये बदलाव क्या लगता है कि आप जो अभी अनुभव बता रहे हैं वो अनुभव फिर भाजपा में देखने को मिलेगा या नहीं, या विधानसभा या फिर विधानसभा या ऐसे में भी कुछ चेंजेस आ जाए, कोई नई नीति आ जाए? हर बार भारतीय जनता पार्टी 30-40% न्यू कमर को अवसर देती है। भारतीय जनता पार्टी ये करती है। अब की बार ऐसा हुआ है। को कितना मिलता है वैसे परसेंटेज, मतलब मैं मेरे नॉलेज के लिए पूछ रही हूँ। पार्डन? ये मतलब कांग्रेस में से जो आते हैं कार्यकर्ता नेता उनको कितना चांस मिलता है? देखो हम तो चाहते हैं, हम तो चाहते हैं कि 100% सब लोग भारतीय जनता पार्टी में आए। हम तो कांग्रेस मुक्त भारत को बनाना चाहते हैं। तो अगर कांग्रेस पूरी भाजपा में आएगी तो भी स्वीकार्य है। उसके लिए हमने बहुत चिंतन किया है और हम एक्सेप्ट करते हैं ना। ये जलपा जी, लेकिन फिर भी अगर परफॉर्मेंस अच्छा है, देखो
ये हमारे कुंवर जी बावड़िया का परफॉर्मेंस ये कहाँ से साबित होता है ये भी मैं शायद बता दूं, शायद मैं एक्सप्लेन कर पाऊं कि अगर जैसे कि राज्यसभा का इलेक्शन है, ठीक है, गणित लगाओ कि कहाँ से जीत सकते हैं। ये 8 है कांग्रेस के, इनको इस्तीफा दिला दो। बेनिफिट क्या हुआ कि उपचुनाव में 8 सीटें जीत गई बीजेपी। फिर दूसरा बेनिफिट क्या हो गया, महानगर पालिका, उनके जो फॉलोवर्स थे वो भी तो अब ये बीजेपी में आ गए, उनके फॉलोवर्स भी बीजेपी को वोट देंगे। देख लीजिए नतीजा, सही किया ना? नहीं तो ये तो पक्ष को ये करना पड़ता है। देखो एक मैं मैडम बहुत जवाबदारी पूर्वक बोलूंगा और किशोर भाई उसके समर्थन में होंगे। एक बार ऐसा हुआ था, हमारा मनोमंथन हुआ था कि पार्टी को कैसे आगे बढ़ाया जाए। 2 बात थी, नरेंद्र भाई मोदी और शंकर सिंह वाघेला, और हम लोग 3 दिन बैठे थे, कांग्रेस के लोगों को लिया जाए या नहीं लिया जाए। अगर मास बनना है तो सबको साथ में लेना पड़ेगा। इसीलिए सीआर पाटिल तो ऐसा बोल रहे थे, सीआर पाटिल ऐसा बोल रहे थे कि मतलब अपने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए कि अभी आपको न्याय मिलेगा, ठीक है, बाहरी लोगों को हम नहीं देंगे मौका। लेकिन उसके उपचुनाव में क्या देखा गया या अभी भी क्या देखा गया, इससे तो ये हो गया कि सीआर पाटिल मतलब छवि ऐसी बन गई कि सीआर पाटिल भले अध्यक्ष थे लेकिन कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन पार्टी उसको सीरियसली नहीं लेती। नहीं, उन्होंने 60 की एज से ऊपर का एक भी कैंडिडेट ये चुनाव में नहीं लड़वाया। उनके ध्यान में आया, सूरत के अंदर एक लेडी को एज डिफरेंस हुआ था, तब उन्होंने वो दी गई टिकट को वापस लिया है। ये इतना कमिटमेंट है। भारतीय जनता पार्टी के बाय एंड लार्ज कार्यकर्ता को टिकट मिला है, उसमें कई कांग्रेस के छोटे मोटे 1-2 लोग होंगे, लेकिन बाय एंड लार्ज 95% से ऊपर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को टिकट मिला है। यही सिलसिला आगे जाएगा। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के बड़े दिग्गज लीडर जो भारतीय जनता पार्टी में आए, उनका भी सम्मान करते हुए वो रेजिग्नेशन दे के आ रहे हैं और फिर उनके मत क्षेत्र में वो जीत रहे हैं। रेजिग्नेशन अगर वो दे देते हैं तो उनके करे हुए सब पाप धुल गए। नहीं, वो विस्तार के लीडर है। दीपेन जी काफी टाइम से कुछ बोलना चाहते हैं जी। जो अश्विन भाई ने बात बताई कि कांग्रेस के अगर कोई बीजेपी में ज्वाइन करना चाहता है तो हम अवश्य उनको लेने के लिए तैयार है, और हार्दिक पटेल पे भी उन्होंने अच्छा खासा विश्लेषण दिया। मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि कांग्रेस कोई पर्सन को वोट कितना लेके आएगा, क्या करेगा, उसके हिसाब से हम कांग्रेस में शामिल नहीं करते। एक वैचारिक समानता थी हार्दिक पटेल की और कांग्रेस की, जो आज कृषि कानून पे और खेडूत का जो भी आंदोलन चल रहा है, वही सब मुद्दे हार्दिक जी लेके आए थे, और वही बेसिस पे उन्होंने कहीं ना कहीं कांग्रेस की सोच को उन्होंने समझा कि यही पार्टी है जो किसानों को न्याय दिला सकती है। और जो भी ज़्यादातर पटेल्स जो है फार्मर्स है गुजरात में, तो ये उनका एक सोच था, उसकी वजह से उन्होंने सोच की एक मिनट फिनिश करने दो, तो वही वजह से उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया। रही बात कोई पर्टिकुलर कास्ट को वोट बैंक बनाना या कोई किसी दलित नेता को बनाना, तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि अगर आप बाबा साहेब आम्बेडकर की बात कर रहे हो और आप बोल रहे हो कि इतना हम दलितों के लिए ये किया वो किया या इतना हमने प्रतिनिधित्व दिया हुआ है, आपने क्या किया? अपने जो प्रमुख थे लक्ष्मण जी, आपके ही पार्टी ने उनको पैसे की लेन देन के बारे में आपने कैंपेन चलाया और उनको हटाया गया अध्यक्ष पद से। दूसरी बात, रही बात टिकट देने का क्राइटेरिया जो है, आपने क्या यहाँ पे लोकल बॉडी में असरवा में दी? नहीं दी। साहिबाग गिरधरनगर में दी? नहीं दी। दलित प्रभुत्व एरिया थे तो भी आपने वहाँ पे एग्जिस्टिंग कॉरपोरेटर जो भी दलित थे उनकी टिकट काटिए। आप कहाँ पे दे रहे? जहाँ पे आपको लगता है कि ये पर्सन मुझे सिर्फ वोट दिलाने का काम करेगा, तो आप यहाँ पे कास्ट बेस पे डिस्कशन ना करें, वही अच्छा रहेगा। हमें नहीं पढ़ना है उस बात में कि पटेल को क्या मिलेगा, दलित को क्या मिलेगा। हम ओवरऑल जनता जो अहमदाबाद की है, गुजरात की या पूरे भारत की है, उनको आप क्या दे सकते हो, उसके बेसिस पे भाजपा अपना प्रदर्शन दिखाए तो हम मान जाएंगे। ये इलेक्शन में भी आप देखो AIMA को वही लेके आए हैं, AIMA ने जो वोट काटे वो वही लेके आए। रही बात कि
जिस तरह से इलेक्शन पूरा मैनेज हुआ है इलेक्शन कमीशन में, मैंने पहले भी बताया ये इलेक्शन पहले भी हो सकता था बट उसको कोरोना के नाम पे पोस्टपोन किया। दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा, आज तक के इलेक्शन के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि अगर कोई भी कैंडिडेट कैंपेन कर रहा है उसका वीडियोग्राफी नहीं हो रहा है। ये इलेक्शन में कहीं पे भी वीडियोग्राफी नहीं हुआ है। आज की तारीख में भी कहीं पे भी कौन से कैंडिडेट ने कितना एक्सपेंस किया उसका रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को सबमिट नहीं हुआ है। रही बात फंडिंग कहाँ कहाँ से आती है तो मैं बताना चाहूँगा, पीएम केयर्स फंड उन्होंने खड़ा किया था, पैसा लिया पब्लिक सेक्टर से। कहाँ से लिया? ओएनजीसी से लिया, 300 करोड़ रुपए लिए है। ये आर्टिकल के साथ आपको दे रहा हूँ। 300 करोड़ ओएनजीसी से लिए, 225 करोड़ रुपए आईओसी से लिए है, प्लस उनके एम्प्लॉय के सैलरी काट के 22 करोड़ रुपए आईओसी ने दिए और 30 करोड़ रुपए ओएनजीसी ने दिए। क्या हालत हुई उसके सामने? आज पेट्रोल का प्राइस इसीलिए ये लोग कम नहीं कर रहे। जो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पैसा था वो पीएम केयर्स फंड थ्रू वो आरएसएस के एजेंटों ने ये 2 महीना 3 महीना जो पोस्ट कोरोना पैंडेमिक था उसमें वोटरों को उन्होंने जितना चाहा उतना वो पैसा उन्होंने गलत यूज़ किया है और ये कहीं ना कहीं नतीजे में दिख रहा है। हम हमारा आत्मचिंतन करेंगे बट ये बहुत डराने वाली बात है जिस तरह से इन लोगों ने ये सरकारी एजेंसीज का यूज़ किया है। और अगेन वही बात पे आ जाते हैं, पटेल पे आ जाते हैं, दलित पे आ जाते हैं। बट हम इतिहास जानते हैं पटेलों का क्या सम्मान किया आपने, अदानी को दे दिया, सरदार पटेल का जो बोर्ड लगा हुआ था एयरपोर्ट पे वो भी आपने निकाल दिया था। आप जो बोल रहे हो एयरपोर्ट की बात पे से बता दूं, लेकिन अभी भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ही है एयरपोर्ट का नाम। तो फिर बोर्ड हटाने की क्या जरूरत थी? कांग्रेस में भी क्या हुआ आप बोल रहे थे, उस हिसाब से प्रधानमंत्री बनने के हकदार कौन थे? मतलब हम ठीक है आज वो टॉपिक नहीं है, ठीक है, तो हम सरदार वल्लभ भाई पटेल तक नहीं जाएंगे, हम महानगर पालिका में ही सीमित रहेंगे। अनिल जी आप कुछ बोलना चाहेंगे यहाँ पे? वही मैं बताना चाहता हूँ कि कोई कास्ट बेस्ड चर्चा ना हो, पब्लिक के मुद्दे हैं। अनिल जी जी जो उम्मीदवार वो लोगों ने सिलेक्ट किया, मान लो कि कांग्रेस ने टिकट दी, जो बैंकर साहब बता रहे थे कि हम लोगों ने जहाँ माइनॉरिटी दलितों की जहाँ बस्ती ज़्यादा है वहाँ उसको दिया, वहाँ और कांग्रेस के नेताजी बोल रहे थे कि नहीं दिया। लेकिन वो विश्लेषण एक दूसरे का करने की ज़रूरत नहीं है, अपने अपने पार्टी का सोचो। सही बात। अपना उम्मीदवार क्यों नहीं जीत पाया वो मनोमंथन करने की अभी ज़रूरत है। जो जीत गए उसको भी ऐसा कोई सोच लेना नहीं चाहिए कि हम लोग अभी जीत गए हैं महानगर पालिका तो आगे हमारा बहुत अच्छा होने वाला है। तो उसको भी मनोमंथन खुद को करना है कि भाई हमको कैसे वोट मिला। मान लो तीसरी पार्टी आई इसलिए हमारा उसमें इतना वोट बढ़ गए, कांग्रेस का उसमें कट गए। तो ये मनोमंथन अभी विश्लेषण करने की ज़रूरत है कि हमको अभी आगे क्या करना है, भविष्य में अच्छी सरकार लाने के लिए, अच्छे उम्मीदवार चुनने के लिए हमारी क्या क्या गलती हुई। मान लो कि कांग्रेस के उम्मीदवार काफ़ी उसके जो उम्मीदवारी पत्र कैंसिल हुए, क्यों हुए? लास्ट मोमेंट पे हुए। उसको स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। हर पक्ष को अपने अपना क्या अपने जो लो पॉइंट्स है उसको अभी सोचना है। अभी तो जीत गए, वो जीत गए कि जीतने के बाद अभी वो उसने ये किया वो किया, अभी कोई मतलब नहीं है उसका चर्चा करने। चर्चा यही करने की है कि भविष्य में वो लोगों को क्या करना चाहिए। नहीं जलपा जी एक बात ये है कि अभी ये मैंने 2 पार्षद से ये दलित की बात निकाली। एक तो जामनगर में 3 सीट क्यों आई, और अश्विन सर को भी पता होगा कि 15 दिन ये इलेक्शन के पहले 15 महीना 1 महीना शायद CR पाटिल की हाजिरी में दलित स्टूडेंट को ये स्कॉलरशिप बढ़ाने की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भाजपा कमलम में की थी। उस समय मैंने पूछा था कि भाई ये दलित का जो विद्यार्थी है, आप बोलते हो कि उसको हमने स्कॉलरशिप बढ़ा दी, तो मैंने बोला कभी ये 5 बरस में न किरीट सोलंकी को मैंने पूछा कि आपने कोई कागज़ लिखा था, उसने बोला नहीं। मैंने CR पाटिल को भी पूछा आप संसद सभ्य थे, आपने कोई कागज़ लिखा था कि नहीं। तो फिर मैंने बोला उसको ओपनली कि भाई तो ये स्कॉलरशिप बढ़ाने की बात ये ग्राम्य में इलेक्शन आ रही है इसलिए हो रही है, तो क्या नहीं। तो ईश्वर भाई पटेल मंत्री बैठे थे, मैंने बोला इससे कितने विद्यार्थी को लाभ मिलेंगे, वो भी उसको पता नहीं था। वो बोले 4 करोड़। मैंने बोला नहीं 4 लाख गुजरात में होंगे। लेकिन महत्व की बात ये थी कि उस अभी जो दलित के विद्यार्थी है बेचारे उसको 3 लाख की मर्यादा है, या
लड़कियों के लिए 5 लाख की मर्यादा है, तो कोई भी दलित कम से कम वर्ष में इतने तो होता है, तो ज़्यादातर 90% स्टूडेंट को लाभ नहीं मिलता है। और दूसरी बात मैं ये बोलना चाहता हूँ दलित के लिए कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ये सब बोल रही है कि हम दलितों के लिए इतना कर रहे, तो देखो मंडल मिशन, ये मेरे से ज़्यादा अश्विन भाई भी जानते होंगे, मंडल मिशन का पूरा लड़ाई यही था कि दलितों को न्याय मिले, आदिवासी और दलितों को। तो वो दलित अभी ये नरेंद्र दामोदर मोदी ने पार्लियामेंट में जो प्राइवेटाइजेशन की नीति की, उसमें 2003 से लेकर, ये मैंने पहले भी बताया कि 2020 तक कुल 30 लाख में से 17 लाख नौकरी ये पीयूसी बेचने के चली गई। अभी ये 17 लाख का हिसाब मैंने निकाला तो उसमें हजारों नौकरियां में दलित और आदिवासी थे, तो उसका तो नौकरी गई। अब प्राइवेटाइजेशन में ऐसा कोई कायदा ही नहीं है कि आप दलित और इसको रखो, तो ये पॉलिसी पूरे के पूरी नरेंद्र दामोदर मोदी डायरेक्टली वो निकालना नहीं चाहते रिजर्वेशन, लेकिन ये पीयूसी में पूरे देश में जितने आंकड़े मैंने निकाले उसमें से ज़्यादातर 17 लाख नौकरी तो गई, उसमें 5 लाख जैसे ज़्यादा दलित और आदिवासी थे, उसको तो कोई रखने वाला ही नहीं है। तो ये पॉलिसी पूरी का पूरी बोगस हो रही है और दलितों के नाम से पॉलिटिक्स खेला जाता है। लेकिन दलितों और आदिवासी, अच्छा मनसुख वसावा भाजपा का ही सांसद है, उसने ओपनली अभी स्टेटमेंट दिया कि 60,000 आदिवासी का बोगस सर्टिफिकेट में गुजरात सरकार का मंत्री ही बचा रहे हैं और करोड़ों रुपए लेकर ये बोगस सर्टिफिकेट चल रहा है। उसके लिए कोई भाजपा वाले नहीं बोलते, क्यों भाई? 60,000 जितने सर्टिफिकेट आदिवासी नहीं है उसको दिया। किशोर जी क्या कह रहे हैं? मैं किशोर जी के जो बात कही उसमें एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। अभी रिसेंटली एक आर्टिकल छपा था उनके ही सांसद सुब्रमण्यम स्वामी जी का, अगर आपने गौर से वो पढ़ा होगा तो उसमें उन्होंने जो जो बातें नरेंद्र मोदी के मन में चल रही है, भाजपा के मन में चल रही है दलित और पिछड़े वर्गों के लिए, वो काफ़ी उन्होंने क्लियर बताया। उन्होंने क्लियरली बोला है कि हमें आरक्षण हटाने की ज़रूरत नहीं है, बट मेरे पास दूसरा रास्ता है। वो रास्ता क्या है? हम प्राइवेटाइजेशन करेंगे, हम निजीकरण करेंगे, जिसकी वजह से अगर भविष्य में आरक्षण रहा भी तो भी हम वो आरक्षण कहीं पे भी यूज़ नहीं होगा, उस तरह का सिस्टम लाएंगे। वही हमारे और उसमें एक लाइन ऐड कर दी, एक ही लाइन ऐड कर दी कि वो प्राइवेटाइजेशन जाने दो, उसके पहले सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट बेस की जो सिस्टम दाखिल की है उसमें तो पूरे का पूरा आदिवासी और दलितों को अन्याय है, क्योंकि रेगुलर तो करने वाले ही नहीं है लोग। मुझे लग रहा है मैडम आज की जो डिबेट है वो कॉर्पोरेशंस के चुनाव पर है। मुझे लग रहा है एक पूरा एपिसोड इसके पर आना चाहिए। मेरे मित्र किशोर जी को आप इनवाइट करिए। जी सबके जवाब है, सबके जवाब। उन्होंने जो भी इश्यू उठाए, समय और तारीख तय कर दीजिए। के न्यूज का प्लेटफॉर्म ये प्लेटफॉर्म पर आप बस हमें बता दीजिए। आज अगर आप कहे तो मैं जवाब दे सकता हूँ, लेकिन आज मुद्दा महानगर पालिका का है। आपने जो बोला कि हम फिर से इसके मुद्दे पर आप बोलो तब डिबेट करेंगे, प्लेटफॉर्म यही होगा। प्लेटफॉर्म यही होगा। तो मैं इतना ही कह के खारिज करूंगा कि ये सभी बातें उन्होंने कही वो दलित को और एससी समाज को आगे लाने के भारतीय जनता पार्टी ने जितना भी किया है वो कांग्रेस ने नहीं किया है। मेरा इतना ही अभी एक बात है कि अगर अनुसूचित जाति के समाज को या बख्शी पंच या आदिवासी को अगर कुछ तकलीफें है तो वो हमें भी बताते हैं और हम उनका रिजोल्यूशन भी लाते हैं, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं। ये सही है। भारतीय जनता पार्टी को अगर वोट शेयरिंग नहीं होता तो भाजपा इतनी ट्रिमेंडस, आज चांदखेड़ा की बात कर दीजिए। चांदखेड़ा के अंदर हुआ ऐसा कि जनरल में एससी कैंडिडेट को कांग्रेस ने भी दी, भाजपा ने भी दी। कांग्रेस का बहुत बड़ा ताकतवर वहां पे शो हुआ था चांदखेड़ा में। उनके विपक्ष के नेता वहां पे दिनेश भाई लड़ रहे थे, कांटे की टक्कर थी, फिर भी जीत गया भाजपा। कैसे? भारतीय जनता पार्टी को सभी समाज के वोट मिल रहे इसीलिए ना। तो मैं क्या कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के सामने बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, उनके जवाब भी है और प्रामाणिक प्रयास भी है, लेकिन कांग्रेस अगर ऐसा कहती है, गुमराह करती है देश को कि भाजपा आएगा तो अनामत हटाएगा। अरे मैं तो 40 साल से सुनता हूं, आज तक अनामत तो हटी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कमिटेड है डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। अकेले दलित नहीं, पूरे देश को चलाने के लिए उन्होंने कसम खाई है कि हमारी गीता क्या होगी
तो गीता हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा है कि मैं मनुस्मृति को अगर भगवान भी बोल दे तो मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं, क्योंकि ये देश चलेगा तो भीम स्मृति के आधार पर चलेगा। तो वो भीम स्मृति के आधार पर नरेंद्र भाई चला रहे हैं, हम भी चल रहे हैं और पूरा देश चल रहा है। तो बात मुझे लग रहा है कि ये ऐसे आक्षेप करने से कोई फायदा नहीं होगा। कॉन्स्टिट्यूशन उसके हिसाब से, नगर पालिका उसके हिसाब से, हमारे ये स्थानिक स्वराज की संस्थाएं, और उसमें हमें जो काम करना है वो कर रहे हैं, इसलिए वोट मिल रहा है। दूसरे जो मुद्दे हैं उसमें हम अलग से रखेंगे, फिलहाल इस टॉपिक को हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। महानगर पालिका के चुनाव के नतीजे हमारे सामने ही है। अनिल जी जिस तरीके की बात करी थी, उन्होंने बिल्कुल ठीक बात करी कि अन्य मुद्दे को अभी हम साइड में रखते हैं, लेकिन अब आगे क्या? जैसे कि भाजपा पे फिर से जनता, शायद कोरोना महामारी आके चली गई, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी हो, लेकिन फिर भी वो कहा ही जाता है कि गुजरात में चाहे जनता कितनी भी नाराज हो भाजपा से, लेकिन मत देने जाती है तब उसको सिर्फ भाजपा ही दिखती है। लेकिन भाजपा अब क्या नया देगी? और अनिल जी क्यों सोचते? क्योंकि विपक्ष कमजोर है, विपक्ष में कैडर वाइज कुछ नहीं है, ग्रास रूट लेवल तक कुछ प्लानिंग नहीं है उसका। बीजेपी में ऐसा है कि ग्रास रूट लेवल तक, मतलब गांव में जाओ तो मोहल्ले मोहल्ले तक उसका रूट है, नगर में जाओ तो मोहल्ले मोहल्ले तक उसका ग्रास रूट लेवल तक उसका कैडर है। तो वो कैडर प्लानिंग करना चाहिए, हर पक्ष को करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि चलो एक पक्ष मजबूत है, विरोध पक्ष भी इतना अच्छा मजबूत होना चाहिए, तब भी सरकार अच्छी चलती है। सरकार हेल्दी चलानी है तो विपक्ष भी इतना मजबूत होना चाहिए। लेकिन विपक्ष ही इतना कमजोर हो गया है गुजरात में कि कोई किसी के पास कोई विकल्प नहीं रहता। लोगों को कोई विकल्प देना चाहिए, लोगों को महानगर पालिका के मतलब अच्छी सरकार के लिए विकल्प होना चाहिए कुछ न कुछ। देखो, जो बात बताई कि विकल्प होना चाहिए, ये बात सही है कि कहीं ना कहीं हम जो मुद्दे लेके गए थे जनता के बीच में एक विकल्प बनने के लिए, कहीं ना कहीं वो मुद्दे हम सही तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पाए, या दूसरी बात ये हो सकती है कि जहाँ संगठन में ज़रूरत है वो बदलाव हो गए, वो राहुल गांधी जी ने भी बोला है और कांग्रेस भी उसको बाकायदा समझती है। आज कोई भी पार्टी को अपना वजूद बनाना है या इलेक्शन में खड़ा रहना है तो सिर्फ खड़े रहने के लिए नहीं खड़ा रहती। आज पहले आम आदमी पार्टी आई या AIM आए तो वो खड़े रहने के लिए नहीं आए, हमेशा वो जीतने का ट्राई करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम भले आज हारे, आज कम वोट आए या कम सीट आई है, बट हमारी लड़ाई चालू रहेगी। जो मुद्दे हैं, सर ने बोला और आपने भी बीच में टोका कि कोई पर्टिकुलर समाज के बारे में बात नहीं करनी है, तो मैं वही बोलना चाहता हूँ कि आज सबसे ज़्यादा कॉरपोरेशंस की स्कूलें जो बंद हुई है वो गरीब समाज से लोग जाते थे। कोई अमीर का बेटा नहीं जाता था कॉरपोरेशंस की स्कूल्स में पढ़ने के लिए। आज जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है वो गरीब और मिडिल क्लास यूज़ करते थे। आज ट्रांसपोर्टेशन इतना कॉस्टली कर दिया तो वो गरीब और मध्यम वर्ग को ही मार पड़ रही है। तो जो भी अभी तक का इलेक्शन कैंपेन्स, एक मिनट सर एक मिनट मुझे कंप्लीट करने, अभी तक का जो बीजेपी जिस तरह से इलेक्शन लड़ती आई है सोशल इंजीनियरिंग के हिसाब से, वो जीतने का उनका तरीका चलता रहा है और कहीं ना कहीं ये AIM को और वो सब लेके आए वही है, बट पब्लिक के मुद्दे कहीं ना कहीं छूट रहे हैं। आज बीजेपी 15%, 100 में से 15% लोगों ने वोट, 40% है उसमें से बीजेपी को 50% भी वोट मिले, 15% वोट की वजह से आज पूरे कॉरपोरेशन में वो लोग राज करेंगे। बट उसका मतलब ये नहीं है कि किसी को तकलीफ नहीं है, समस्याएं नहीं है, समस्याएं है, बट उसको पब्लिक के बीच में ले जाने में कहीं ना कहीं हम लोग थोड़े कम अंतर से आए। हम पूरा ट्राई करेंगे, हम पूरा कोशिश करेंगे, उसको जितना हावी कर सकेंगे उतना करेंगे और पब्लिक के बीच में ले जाएंगे। बाकी अश्विन जी यहाँ पर एक बात कही डाभी जी ने, दीपेन जी ने ऐसा कहा कि ये लोग AIMIM को लिया है, क्या आपको आप लाए कांग्रेस को के मतलब जो वोट बैंक थी वो तोड़ने के लिए? जैसे इन्हें कहा तो ओवैसी की जो पार्टी है उनको क्या आप लाए? नहीं, ये बात सही नहीं है। वो पार्टी स्वतंत्र काम कर रही है, हैदराबाद से वो लोगों ने अपलिमेंट किया है और इधर आए हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल सबको राइट्स है, इसीलिए पार्टियां पनपती है
और अपने एजेंडा पे पनपती है। लेकिन एक बात दीपेन जी की मैं अभी आज जवाबदारी पूर्वक स्वीकार करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के सामने जीत है तो चुनौती भी है, और इनकी बात बहुत सही है। अगर रचनात्मक बातें होती हैं तो उससे मुझे लगता है कि अच्छा काम करने का अवसर मिलेगा। आज कॉरपोरेशंस की बहुत सारी स्कूलें जो है उसमें और सुधार लाने की आवश्यकता है जी। कॉरपोरेशन की शिक्षण समिति के जो बजट्स हैं उसमें ज़्यादा आवंटन करके लाने की जरूरत है। मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि आनंदीबेन पटेल ने प्राथमिक शिक्षण को बल दिया था और अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जो भी स्कूलें थी उनको अच्छी बनाने का एक प्रयास किया था, और उसके बदौलत नरोडा में एक इंग्लिश मीडियम की स्कूल बनाई गई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की। आज उसमें एडमिशन के लिए लाइन में रहना पड़ता है। तो ये बात सही है कि गरीब लोग जो है उनका एजुकेशन होता है वो सरकारी स्कूलों में होता है, और प्राथमिक एजुकेशन में उनको बल देना चाहिए। मास ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, इनकी बात बहुत सही है कि जब पूरा कर्णावती शहर, अहमदाबाद शहर एकदम माइग्रेशन होता है, लोग यहाँ आके बसना चाहते हैं क्योंकि यहाँ सलामती है और रोजगार भी है। तो मास ट्रांसपोर्टेशन के लिए पहले BRTS लाए और बाद में आज हम मेट्रो के माध्यम से मास ट्रांसपोर्टेशन के योजना बना चुके हैं। ऐसे सूरत में भी बना है। हर जगह हम जब इश्यू आते हैं तो उसको संज्ञान में लेके उसका बजट का प्रावधान करके योजनाओं बना रहे हैं और योजना को सफल कर रहे हैं। तो ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे इश्यू को लेके समाज में जा रही है, इसीलिए ही उनको वोट मिल रहा है। आज पश्चिम और पूर्व का भेद था। अहमदाबाद नगर के अंदर पूर्व और पश्चिम यानी कि दोनों शहर अलग है। नदी का इस वाला विस्तार अलग और इस वाला विस्तार अलग। लेकिन आज के भी अगर रिजल्ट देखें तो आपको फर्क तो नजर आ ही जाएगा। वो इसीलिए है मैडम कि कहीं ना कहीं ज्ञाति बेस चल रहा है। जैसे कि दानी रिमड़ा है, दरियापुर है, वहां कास्ट बेस वोटिंग हो रहा है और कास्ट बेस वोटिंग करना। लेकिन मतलब आप मानते हैं कि सूरत में भी यही है? वो कांग्रेस की फितरत है। यही मैं बोल रहा हूँ, मैं यही बोल रहा हूँ कि जो आप पार्टी में गया वो भी मैंने कहा ना ऐसे कि पास के मत गए हुए हैं, तो कास्ट बेस कहीं चला है। भारतीय जनता पार्टी कास्ट से ऊपर उठ के 2 मिनट कास्ट से ऊपर उठ के जैसे कि आप बात कर रहे थे, कोई भी पार्टी है वो सोचेगी मतलब ज्ञाति अपने अपने समीकरण से, और राजनीति में ये चलता ही आया है। लेकिन आप ये भी तो मानते ही है कि पाटीदार समाज आज तक भाजपा से खपा है। भाजपा के बदले उन्होंने विकल्प पहले चुना था कांग्रेस, ठीक है, आनंदीबेन गए, उसके बाद में अगर आप पास बात कर रहे हो तो वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ बैठे थे। फिर शायद कांग्रेस के साथ भी उनका जो भी टिकट के मुद्दे पे या जो भी इंटरनल मुद्दे पे उनकी बहस छिड़ी, उनकी थोड़ी नाराजगी हुई, तो वो भाजपा में तो नहीं आए, वो आप में आ गए, नई पार्टी में, और उन्होंने सूरत में हिला भी दी। यानी कि आप ये ऐसा समझो कि भाजपा कहीं ना कहीं उसमें कमजोर भी तो हुई है। मतलब पाटीदारों की बात करें, मतलब गुजरात राज्य में भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेके चलने वाली पार्टी है। इसीलिए हमारे आनंदीबेन पटेल ने अपने पद का इस्तीफा मंजूर किया, लेकिन कास्ट बेस पर समाज को विभाजित होना नहीं चाहा। लेकिन आनंदीबेन पटेल के इस्तीफे की बात है, वहां तक तो ऐसा भी है कि भाजपा में भी कहीं कूटबाजी तो है। नहीं, फिर ये बहुत बड़ा इशू था। अमित शाह की वजह से ये बहुत बड़ा इशू था, ये बहुत बड़ा, देखो मानना पड़ेगा हमें। अमित शाह की जूथबंदी ओपन थी, वो उसने हटाने का नहीं, वो चाहते तो पहले से ही अनामत आंदोलन में वो समर्थन कर देती, लेकिन ऐसा नहीं था। उसने वो भी पटेल समाज के लीडर थे। आज भी अमित शाह की गुटबंदी चल रही है आनंदीबेन के सामने, उसी का ही परिणाम आनंदीबेन जैसे कार्यक्षम महिला मुख्यमंत्री को जाना पड़ा। ये आंतरिक नहीं, हर पार्टी में कहेंगे, लेकिन हम नहीं मानेंगे। दूसरा मैडम जी, समाज में दूसरा जब इसने बोला कि ये स्कूलें नहीं बराबर है, तो मैं ये बोलता हूँ कि 9,000 करोड़ का बजट पर ईयर होता है कॉरपोरेशन का, तो एक वार्ड में 400 करोड़ होता है, तो स्कूलें नहीं चल सकती। तो इसका मतलब ये हो कि वहाँ खा जाते हैं। अभी आपकी भाजपा की एक महिला
टिकट देने में ऐसी बोली कि 10 लाख तो मैं देने के 20 लाख तैयार हूँ, तो इसका मतलब ये है कि ज्यादातर कॉर्पोरेटर 20-50 लाख देकर वो कांग्रेस की बोली थी, भाजपा की नहीं। आप भाजपा में मत लाइए, मैं नाम से बताऊं, ये बोला ये और वो रोई थी। नहीं, बापू नगर की सुरेंद्र नगर वो आक्षेप अलग किया था और ये आक्षेप अलग है। ये अलग बात, ये भाजपा की महिला बोली थी, भाजपा की महिला ने ऑडियो में बोली कि मैं 10 लाख देने के लिए तैयार थी, फिर भी वो कांग्रेस की बापू नगर की महिला बोली थी, और बापू नगर की महिला ने ऐसी बात करी थी। सुरेंद्र काका के किस महिला ने क्या बोला था? वो चांद के वो अलग चांदलोड़िया की बात भी बोली थी, पैसा की, उसमें पैसे की बात नहीं थी। तो और क्या बात थी? जब्बा पकड़ने, वो आक्षेप अलग था, ये आक्षेप तो दोनों मिक्स मत उससे भी गंभीर था, दोनों मत मिक्स करिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि गुटबंदी की बात हो रही है और सुरेंद्र भाई की भी बात हुई है, तो कहीं ना कहीं गुटबंदी तो थी, यानी सुरेंद्र भाई को खत्म करने की। कहीं टिकट नहीं मिलता है तो कोई ऐसा बोल देता है तो उसको कांग्रेस और भाजपा के लीडरों को लिए मानना ठीक नहीं है। लेकिन ये बोलो पैसा कहाँ जाता है? 9,000 करोड़ एक वार्ड में, 400 करोड़। बैंकर जी आप तो इतना, मैंने कहा ना कि ये नरोडा में इंग्लिश माध्यम की स्कूल बनी। जलपा जी आज पूरे करना चाहूंगा, पूरे कॉर्पोरेशंस में जो भी स्कूलें हयात है सबको रिनोवेट किया गया है। मैं बहुत सारी स्कूल का उदाहरण दे सकता हूं कि प्राथमिक शिक्षण में बहुत सारे नए नियुक्ति भी किए गए हैं और बहुत सारे प्राथमिक शिक्षण को बल देने के लिए गुजरात भर में प्रयास हुए हैं। चलो उसको रिनोवेट भी करे, तो टीचर्स कहाँ हैं? टीचर्स पहले से मौजूद है और बढ़ते जा रहे हैं। रहती और पूरे गुजरात में नतीजा इतना खराब है कि मातृभाषा पूरे गुजरात में 6,000 स्कूलें बंद हो गई भाजपा की सरकार में। प्राइमरी पूरे गुजरात में 6,000 जितनी स्कूलें बंद हो गई है। 96 कॉर्पोरेशन की बंद हुई है। जो स्कूलें लास्ट ईयर कॉर्पोरेशन की 96 स्कूल बंद हुई है। दूसरी बात, आपका जो विकास है ना, मैं बताता हूँ। आप जो बता रहे हैं कि हमने इंग्लिश मीडियम स्कूल ओपन किए, ठीक है, 96 स्कूल बंद हुई है। दूसरी बात आपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बताई कि हम मेट्रो रेल लेके आए पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। क्या हुआ पता है? 450 करोड़ रुपए IL&FS का टोटल डेप था एंड दे फेल टू, वो लोग फेल हो गए डेप देने। यही IL&FS को आपने ठेका दिया था अहमदाबाद मेट्रो का, फिर भी मेट्रो आज पूर्णाहुति के आधार पर दिया था ना, दिया था ना, फिर भी इश्यूज आए, दिया था ना। ऐसी कंपनी आया, को, फिर भी ऐसी कंपनी को टेका दे रही है जिन्होंने 450 को चलती हुई देख रहे हैं। नहीं हुआ, कल मोटेरा देखेंगे। आपने वासना से देखो, साबरमती से वाड़द तक का काम क्लियर हो गया है। अश्विन भाई, चारों 4 एजेंसी काम कर रही है। वासना का फेज जो था वो IL&FS को दिया था। वो प्रोजेक्ट आपका काफी लंबे तक ऐसे ही पड़ा रहा। एग्री, आप ऐसे भ्रष्टाचार कर रहे हो। 450 करोड़ रुपए पब्लिक के डूब गए। 450 करोड़ पब्लिक के डूब गए। ये देखो जलपा जी, एक ही बात बोलूंगा कि दोगलापन नरेंद्र मोदी से शुरू हुआ है, क्योंकि आज पेपर में है, बातें मत करो। आज पेपर में वर्क हो रहा है ना, नहीं हो रहा है। आज ही पेपर में देखो, साबरमती से लेके वाड़द तक का ये पिलर का काम कैसे पूरा हो रहा है। सर, कितने झुपड़पट्टी वाले को वो आपने घर से बेघर कर दिया। मेट्रो को पूरा करना हमारा जिम्मेदारी है। कितने लोगों को घर से बेघर कर दिया। परेशान होती है ट्रैफिक की समस्या। देखो, पहले तो एक नींव रखी जाती थी, नेहरू जी ने नींव रखी हमारे नर्मदा की, और हम बूढ़े हो गए, तब तक तो पानी नहीं आया। अरे इसको रिजोल्यूशन करना था। कांग्रेस जो भी करती थी वो उन्होंने उद्घाटन नहीं किया। हम तो जिसका खातमुहूर्त करते हैं उसका उद्घाटन किया। ये आप मेट्रो की बात कर रहे हैं, तो संजय गुप्ता जिसको नरेंद्र मोदी ने फर्स्ट सौगन लिया मुख्यमंत्री का, और उसको निकाल दिया था कि करप्ट अधिकारी है, अब उसको अदानी में नौकरी मिली। उसके बाद यही मोदी ने उसको लाया कि भाई इतना फंड दे देना। बाद में गड़बड़ हुआ, आज वो जेल में। मेट्रो का वर्क अदानी जी के पास नहीं है। नहीं, अदानी का आदमी था वो बहुत सारे अलग अलग कंपनियां काम कर रही है। अदानी का नौकरी में रखा था, उसको फिर वापस आपको बाहर के कॉन्ट्रैक्टर जिसको। अच्छा, और दूसरी बात बताऊं कि ये चाइना की बात कर रहे थे नरेंद्र दामोदर मोदी। अभी आज पेपर में आया है कि 4 चाइनीज कंपनी को अप्रूवल दे दिया, अब्जो रुपए का ऑर्डर। लोगों को मूर्ख बनाते हैं। भी चाइना डर रहा है हमारे से। क्या डर है? आप सरदार पटेल का स्टैच्यू जो बनाया, सरदार पटेल का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया, उसमें भी चाइनीज कंपनी। आज फिर से आत्मनिर्भर भारत में चाइना आ गया। आत्मनिर्भर सर, ITI पहले भी था भारत के अंदर। ITI पहले भी था सर। एक जबरदस्त बात करूं, एक फिल्म आई थी आमिर खान की, सोनम वांगडू। उन्होंने कहा
कि मैं ये टेंट बना रहा हूं लेह लद्दाख के ऊपर लड़ने वाले सैनिकों के लिए, मैं वो चाइना में भी बेचूंगा। मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया। और चाइना में बेचने के लिए उन्होंने जो टेंट डिजाइन बनाई है मैडम, आने वाले दिनों में आप देखना, इतनी अच्छे सा टेंट बनाया है सिर्फ 5-7 लाख रुपए की लागत से। चलो ठीक है, तो हम लोग ये स्टार्टअप को सपोर्ट कर रहे हैं। सरकार की फिर से महानगर पालिका पे आ जाओ। मैं वही बताना चाहता हूँ कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर ली, हमने स्कूल की बात कर ली, ठीक है। आप पब्लिक के मुद्दे लो ना। आप चाइना और पाकिस्तान का स्लोगन देख के पब्लिक को डरा के वोट मत करवाओ। ये रही पहली बात। दूसरी बात रही जो सैनिटाइजर, जो भी टॉयलेट्स की फैसिलिटीज है, जो जहाँ पे आप कोई भी एरिया ले लो, पुराने अहमदाबाद का, ओल्ड सिटी का, आज की तारीख में ट्रैफिक, सैनिटाइजेशन, ये सब बड़ी जो प्रॉब्लम्स है आज तक सॉल्यूशन नहीं निकाल पाए। पिराना का जो डंपिंग साइड है, 900 करोड़ रुपए आपको 2009 में मिले थे, आज की तारीख में भी उसमें कुछ काम नहीं हुआ। फायर सेफ्टी की बात करो, आज 1 या 2 दिन के बाद कहीं ना कहीं आग लग जाती है, उसके बाद आपका फायर डिपार्टमेंट वहाँ पे सीलिंग करने जाता है। अब चारों का मैं जवाब दे दूंगा। सब जगह पे करप्शन है, सब जगह पे करप्शन है। पिराना का जो एक बम्प हो गया, बहुत बड़ा सा पहाड़ बन गया, किसके राज में हुआ सर? उसको सर किसके राज में हुआ वो बता दो ना पहले। भारतीय जनता पार्टी के राज में हुआ और उसको निकाल करने के लिए बड़ौदा में उसको एक प्लांट दिया गया, पूरा का पूरा कचरा उठा के उसको रिसाइकलिंग करके रोड के वर्क में काम करके, आपकी गलती का पैसा, अरे आपने 50 साल शासन किया, आप तो कुछ नहीं कर पाए। आपकी गलती के लिए हमारे टैक्स पेयर का पैसा, देखो जो करना था वो आपको अहमदाबाद का कचरा ले जाने का 100 किलोमीटर दूर सैनिटाइजेशन, जो आज घर घर शौचालय है। सर आप आइए, आज घर घर गांव तक शौचालय। अरे अगर शौचालय आप शाहीबाग में चले जाइए, तो कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ सकता। इस स्थिति में महिलाएं जा रही है, शाहीबाग में 50 साल का बैकलॉग जो है, सिविल एरिया में चले जाइए। एक बात मैं बोल दूं आशीष सर को कि शौचालय की बात की है, पूरे लास्ट 5 ईयर में गुजरात गवर्नमेंट ना ग्राम विकास विभाग में 10 लाख शौचालय गुम हो गए हैं, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। इतना भ्रष्टाचार हुआ कर सकते हैं। नहीं, रिकॉर्ड पर है। मैं नाम से बोल रहा हूँ, विजय रूपाणी ने जितनी इंक्वायरी का कागज निकाला कि भाई ये गांव में शौचालय कहाँ गया, उसका आज तक कोई जवाब नहीं है। 10 लाख शौचालय का, मैंने भारत सरकार का स्वच्छ सेक्रेटरी आया था, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं बोला कि सर गुजरात में 10 लाख शौचालय का हिसाब नहीं मिल रहा, कुछ नहीं जवाब दे पाए। आज की तारीख में उसको कुछ, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो सेक्रेटरी थे ग्राम विकास की जयंती रवि, उस समय उसको क्या हुआ कि मैं भी अवार्ड ले लूँ, तो उसने भारत सरकार में अवार्ड लेने के लिए क्या किया कि पूरे गांव में सरपंच को दबाकर ये गांव में शौचालय हो गया ऐसा लाखों का सर्टिफिकेट लेकर भारत सरकार को दिया। अब मुश्किल क्या हुई कि वहाँ अवार्ड तो मिल गया मैडम, लेकिन जो 15,000 हमको शौचालय के लिए मिलते थे वो तो बंद हो गया। उसके एक अवार्ड की वजह से 10 लाख का हमको जो पैसा मिलने वाला था भारत सरकार का वो गया। वो गुजरात का मॉडल ये है कि ये एक अधिकारी जयंती रवि जैसी ऐसा कर सकती है, रिकॉर्ड पर है। 10 लाख का हिसाब नहीं मिल रहा अब तक। आप बोल रहे हैं, आपकी भावना अच्छी है, लेकिन आपका एडमिनिस्ट्रेटर पर कोई उस समय भी कंट्रोल नहीं था, आज भी नहीं है। करप्शन इतना हो रहा है कि आप बोलते हैं ये बात सही है, लेकिन वास्तव में होता नहीं है। देखो इसीलिए जो मैडम ने जो बात करी कि नगर पालिका में क्या होना चाहिए, इसीलिए मैं जवाबदारी पूर्वक बोलूंगा, हमारे जो भी कैंडिडेट जीते हुए हैं उनको प्रशिक्षित किया जाएगा। सर यानी आपने अनटैलेंटेड लोगों को आपने टैलेंट बिना लोगों को रखा है। आपके राहुल भाई में ही है, सर आपने किसको रखे? थोड़ा सुनने का तो सुनो। पर अब कहाँ राहुल गांधी को आप सर आप बोल रहे हो कि हम ट्रेनिंग लीडर आ रहे हैं, मैडम क्या बोल रही है वो तो सुनो। मैं आपको ऐसा बोल रही हूँ कि किशोर जी ने जिस तरह बोला कि जयंती रवि, आप बोल रहे थे कि आपने मुद्दा ऐसा उठाया कि हमने इस बार जो है प्रशिक्षित लोगों को लाएंगे, तो क्या जयंती रवि है वो अनपढ़ गवार है? नहीं, उन्होंने जो कहा वो राज्य सरकार के भ्रष्टाचार के लिए कहा। मैंने नहीं सोचा, एंकर को मैं मद्देनजर रखते हुए डिबेट कर रहा हूँ। एंकर बोल रहे हैं
कि आप बात करें तो नगर पालिका की, इनके क्वेश्चंस के जवाब देने बैठूंगा तो मुद्दे से भटक जाएंगे। तो सब जगह आएगा, तो इसीलिए बोल रहा हूँ, शौचालय सिस्टम की बात कर रहा हूँ मैं। शौचालय के लिए आप 2 मिनट गिनवा रहे थे आप, स्वच्छता अभियान जी, ठीक है, स्वच्छ भारत स्वच्छता अभियान अभी ठीक है, वो लाए जयंती रवि, तो आप भी तो कुछ जवाब दीजिए। एक बात और मैं बता दूं, तो वही है, एक बात मैं और भी बता, मैडम एक मिनट, एक बात मैं और भी अश्विन सर को बता दूं कि जब राधाकांत त्रिपाठी कमिश्नर थे अहमदाबाद में, तब 40 पाना की एक नोट लिखी थी कि BRTS यहाँ चल नहीं सकती, इतनी नुकसानी होगी, ये इतना रास्ता कम हो जाएगा, पूरा खेल बिगड़ जाएगा शहर का, आप ये मत करो। अब अभी ये कोर्ट में चल रही है, उसमें करोड़ों का कौभांड तो जाने दो, वो तो हुआ, लेकिन आज BRT उसने जो रिपोर्ट दिया था, लेकिन सरकार ने सिर्फ और सिर्फ वहाँ के कॉरपोरेशन का अधिकारी हो या कॉरपोरेटर हो, जिसको भी इंटरेस्ट था पैसा खाने में, वो BRTC लाए। अब BRTC का खत्म हो गया, अब मेट्रो लाए। तो मेट्रो में आप किसको लाए? संजय गुप्ता, जिसको नरेंद्र दामोदर मोदी ने पहले दिन भ्रष्टाचार के आक्षेप से निकाल दिया, राजीनामा ले लिया था। अब वो अदानी में ज्वाइंट हो गया, अदानी के साथ इसकी मिली भगत सब जानते हैं। वो अदानी ने बोला इसको आप मैनेजिंग डायरेक्टर बनाओ, उसको मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया। उसमें क्या हुआ? पैसा खाने का तो सबको रस था, लेकिन 4-5 IAS का उसमें भागीदारी थी, लेकिन संजय गुप्ता अकेले लेकर चला गया, बाद में उसको निकाल दिया। ये पूरे का पूरा सिस्टम, ये बोलना पड़ेगा। मंजुला, आप तो पत्रकार है तो बोल सकते हैं, मंजुला सुब्रमण्यम वहाँ एक अधिकारी भी बैठे हुए हैं, तो मंजुला, तो मैं वही बोल रहा हूँ, मंजुला बेन सुब्रमण्यम आए, उसने रिपोर्ट दिया कि इतना गफला हुआ है, तो मोदी को पता था कि ये आदमी संजय गुप्ता भ्रष्टाचारी है, तो फिर क्यों बिठाया इधर? क्योंकि फंड लेने के लिए बिठाया था। देखो, ये पूरे का पूरा सिस्टम पैसा खाने का ही। अब मुझे अफसोस ये है कि आप जानते हैं बैंकर जी कि जो भी योजना भाजपा की सरकार में बनती है, पहले कितने टके इसमें हमको मिलेंगे? अभी 100 की योजना 400 करोड़ की थी, 14,000 करोड़ ले गए, 115 डैम भरने थे, 10 भी नहीं भरा। ये भ्रष्टाचार का बेनमून। अरे तो पानी कैसे कच्छ तक पहुंचा? पानी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये प्रोजेक्ट की 100 की योजना की बात कर रहा हूँ। उस संप भी बने हैं, सब कुछ बना है, पानी नहीं पहुंचा, एक भी योजना डिस्टर्ब नहीं हुई है। भ्रष्टाचार के आक्षेप हो सकते हैं, उसके कारण आप उसमें लड़त करके इंक्वायरी भी करवा सकते हैं। आप जो थानगढ़ का रिपोर्ट, लेकिन आप दलित की बात कर रहे थे, मैं भूल गया। थानगढ़ का रिपोर्ट ये संजय प्रसाद था, 10 बरस से विधानसभा में थानगढ़ हत्याकांड का रिपोर्ट नहीं छोड़ रहे। थानगढ़ का रिपोर्ट आया और नवसर्जन ट्रस्ट ने कहा कि हम उसको नहीं मानते हैं, आंदोलन पर बैठे, तो हमें फिर से सीट को बिठाना पड़ा। कुछ हुआ ही नहीं। ये कांग्रेस के बैकबोन काम कर रहे लोग। न्याय नहीं मिला दलितों को। कोई भी आपको न्याय दिलाने के लिए दोबारा कोर्ट में गए, वो करना पड़ा आपको। नहीं, ये बोलो आप, न्याय दिलाने के लिए करना पड़ा, पहले नहीं हुआ। न्याय दिलाने के लिए दोबारा हमने बोला कि न्याय तंत्र में जाए, तो वो केस न्याय कितने साल दबा रखे, वो क्यों नहीं बोले? अरे दबाया किसने? सरकार ने, भाजपा। नहीं, जो एजेंसी काम कर रही थी उनके लोगों ने दबाया। अभी इलेक्शन कमिश्नर संजय प्रसाद से वो यही बात हो रही है कि जब सरकारें काम करती है तो एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट नहीं, रेकर्ड पर है, मैं कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो ये एक्सेप्ट को हम मान के। अच्छा, कल्पसर योजना की बात करो। कल्पसर योजना में आज तक महेश पटेल ने अधिकारी थे, 800 करोड़ का घपला हुआ। पब्लिक अकाउंट कमेटी को विधानसभा की कमेटी बिठाई, उसका रिपोर्ट तैयार है। आज तक नरेंद्र दामोदर मोदी ने 15 बरस से 800 करोड़ का रिपोर्ट रिलीज नहीं किया विधानसभा। अरे कल्पसर योजना में भी बहुत सारा वर्क हुआ है, भावनगर के। ये बहुत बड़ी योजना है, अगर आपके ध्यान में नहीं आएगा कि इतना मीठा पानी कैसे मिल सकता है। सरकार ने भ्रष्टाचार, अरे योजनाओं के लिए दूरदृष्टि चाहिए। और नहीं, सरकार ने भ्रष्टाचार कमेटी बिठाई। देखो, भ्रष्टाचार की बात करोगे तो वर्ल्ड वाइज भ्रष्टाचार आप कर रहे हो, तो बस भाजपा में है। तो मैं ये कहूंगा कि भ्रष्टाचार के लिए लोगों को सजा हो रही है। भाजपा की सरकार में सजा हो रही है, लेकिन काम हो रहे हैं। हमने काम बंद नहीं किए ना सर, वर्क नहीं बंद किए सर। करप्शन हो रहा है, वो बात आपने एक्सेप्ट की, उसके लिए खूब खूब धन्यवाद। पूरे वर्ल्ड में कहा नहीं है। हाँ, खूब खूब धन्यवाद। बात आई कि करप्शन करने के बाद सजाएं मिलती है। आज की तारीख में आपके लिए करप्शन का मुद्दा ऐसा है कि अगर कोई बंदा करप्शन कर रहा है तो उसमें से आपकी हिस्सेदारी कितनी होगी। अगर आपकी हिस्सेदारी कम है तो वो अंदर रहेगा, आपकी हिस्सेदारी बढ़ गई तो वो बाहर आ जाएगा। ये भाजपा की सोच है। देखो, ऐसी बात नहीं है। आपने पीएम केयर फंड में बात करी, पीएम केयर फंड में जो भी हो रहा है वो ऑडिटेड है। आपका राजीव गांधी फाउंडेशन ऑडिट ही नहीं कर रहा है। पीएम वो देश के पैसे कहाँ गए?
पीएम आप तो ऑडिट तक नहीं करवाते हो। भी पैसे आए वो क्यों? तो वही तो बात है कि पूरे देश को लूट के आपको क्यों अगर कांग्रेस हमें सलाह देगी तो हम कैसे मानेंगे? बट आपको क्यों? हमें तो देखो वो कांग्रेस मॉडल देखा लोगों ने, कांग्रेस मॉडल देखा है, आप सुनिए, इसीलिए कांग्रेस को दरकिनार कर रही है। अब भारतीय जनता पार्टी को अवसर मिल रहा है तो आप प्रजा को गुमराह मत करिए। अश्विन भाई आप सुनिए मेरा तो इतना कहना है भाजपा ने करप्शन किया, कांग्रेस ने तो ठीक हार गई। अब बरुआ ने रेड एंड पैसा लिया था, बरुआ को क्या हुआ? भाजपा का प्रमुख को कुछ नहीं है। ये कौन बरुआ? आपका भाजपा का जो प्रमुख था। नहीं वो करप्शन नहीं था, वो रेड एंड लिया वो करप्शन नहीं। देखो यही बात हो रही है सर, बंगाल में वो करप्शन नहीं था। भारतीय जनता पार्टी के लीडर ने एक जो भी चंदा लेना था वो उन्होंने खुद लिया, वही तो एक आक्षेप था। और फिर भी पार्टी से जवाबदारी के तौर पर उनको रेजिग्नेशन देना पड़ा। बुरा नहीं किया, ये हम कर रहे हैं सर। एक करप्शन और चल रहा है, करप्शन नहीं था, और करप्शन चल रहा है कि वो दलित था। उन्होंने खुद क्यों? नो भाजपा की आरएसएस की पॉलिसी तो वो राष्ट्र प्रमुख नहीं बनते, राष्ट्र के अध्यक्ष नहीं बनते, दलित थे, बनाना पड़ा था, अब निकाल दिया। वो दलित थे तो बने। आरएसएस की पॉलिसी है दलितों को कभी आगे। ऐसी बात गलत है। गुजरात सरकार में देखो एक भी मिनिस्टर को होम मिनिस्टर नहीं बना। आरएसएस ने राम मंदिर का शिलान्यास आदिवासी को बनाया, आदिवासी को होम मिनिस्टर बनाया, चौपाल जी के हाथ से दलित को होम मिनिस्टर नहीं बनाया, उद्योग मंत्री नहीं बनाया। क्यों? ये भाजपा, वो कांग्रेस की सरकार में होता था। इसमें आप में बताओ भाजपा में मैं बताना चाहूंगा कांग्रेस की सरकार में जब जवान हमारे जगजीवन बाबू को प्राइम मिनिस्टर बनाने की बात आई तब क्या हुआ? सर मीरा कुमार, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को आपने कैसे निकाला? डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान के अंदर कांग्रेस ने एक छोटा सा आदमी को खड़ा करके संविधान का पूरा ये कांग्रेस है। तो देखो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जैसे विद्वान पुरुष को अगर कांग्रेस रोक सकती है तो बाकी की तो बात ही नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी बाय एंड लार्ज मैं ऐसा कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदारी पूर्वक आगे बढ़ रही है। हमको सबका सहयोग चाहिए, सबका साथ, सबका विकास। कांग्रेस का भी साथ चाहिए क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। देखो दोनों आप भाजपा ने आपके साथ की यानी कांग्रेस के साथ की बात कही है जी दीपेन जी। हाँ, तो अभी जो करप्शन की बात हो रही थी, सबसे बड़ा करप्शन इन्होंने क्या किया और ये वोट बैंक के लिए ही किया है। मैं लाना नहीं चाहता था ये इश्यू को क्योंकि ये कहीं पब्लिक को इन लोगों के लिए ज़्यादा यूजफुल रहता है। राम मंदिर का इश्यू उन्होंने ही ओपन किया। आज क्या हुआ? इलेक्शन पोस्टपोन किए गए, घर घर जाके पैसे मांग रहे हैं मंदिर के लिए, घर घर जाके। हमने भी दिए। सुनो ना, पूरा करने दो, पूरा करने दो। आज भगवान राम में सबकी आस्था है, हमारी भी है, सबकी है। बट पहले जो पैसे इकट्ठा हुए थे, जो ईंटें इकट्ठा हुई थी, उसका कुछ नहीं। आज सिर्फ और सिर्फ भगवान राम का नाम यूज किया, घर घर जाके फिर से वही राष्ट्रवाद, फिर से वही धर्म के ऊपर ये राजनीति की, कॉरपोरेशन के इलेक्शन से पहले ही की। और वो पैसा मैं आज की तारीख में भी बोल रहा हूँ, वो पैसा कहाँ गया किसी को पता नहीं है। अगली बार हमने जो इकट्ठे किए थे इससे पहले 1000 में है। सुनो ना, देखो आप अगर आक्षेप करोगे तो मुझे जवाब देना पड़ेगा। पूरा तो करने दो, पूरा तो करने दो, मेरी बात तो रखने दो। नगर पालिका में राम मंदिर कहाँ से आ गया? कहाँ से आया? मैं वही बोल रहा हूँ। या ये बकायदा बीजेपी का स्ट्रेटेजी और प्रोपेगेंडा था कि इलेक्शन से ही ही घर घर जाओ, पैसे मांगो, वोट मांगो। वो एक अलग और वो पैसा आरएसएस ने कहीं ना कहीं इलेक्शन के लिए बाकायदा ट्रस्ट है, राम जन्मभूमि ट्रस्ट इलेक्शन के लिए उनके पहुंच है। और पहुंच से हम 10 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया लेते हैं। बिना पहुंच का 1 रुपया लिया है तो बताइए। इसमें ऐसा भी हुआ था, टिकट चाहिए तो 15 लाख रुपया डोनेशन दो, उसको टिकट मंदिर के लिए डोनेशन ऐसा आया था और मैंडेटरी था। टिकट लेनी है तो आपका डोनेशन हुआ, उसी को टिकट मिलेगी। मैंडेटरी था तो 50 लाख कोई देगा। मानो कि मुकेश अंबानी तो बोलता 500 कर दे दूंगा, तो पूरी कॉर्पोरेशन। अगर भाजपा के आपकी पार्लियामेंट्री कमेटी का डिसीजन है, आपकी पार्लियामेंट्री कमेटी का डिसीजन है। गरीब दलित कहाँ से चुनाव लड़ता? 20 लाख मैं लड़ा हूँ सर, मेरी पार्टी ने मुझे लड़ाया है। और तो ये तो देखो हर उम्मीदवार को आपकी ही सिलेक्शन कमेटी का ये क्राइटेरिया था बकायदा कि अगर किसी को कॉर्पोरेशन की टिकट चाहिए
तो उसको ये डोनेशन किया हुआ रिसिप्ट दिखाना ये पड़ेगा। परिमल- ना, ये परिमल बात- ये लक्ष्मण- क्राइटेरिया था। हाँ, क्राइटेरिया था। परिमल- ऑन पेपर बोल आज रहा हूँ हमारे मैं। कॉर्पोरेशन में बहुत ऑन सारे पेपर बोल रहा हूँ ऐसे मैं। गरीब लोग आदिवासी क्षेत्र की। सर एक मैं आपको बात बताऊंगा, सूरत के अंदर एक इंटरव्यू मैंने देखा, मैं बहुत बहुत प्रभावित हो गया। एक बहन थी, वो सबके घर का काम कर रही थी और उनकी लड़की एडवोकेट थी। देखो टिकट क्यों मिला, एडवोकेट थी सर, और एडवोकेट थी इसीलिए पक्ष ने उसको आगे किया और पार्टी के सब लोग उसको आगे लेके चलते हैं। क्यों? हमारी पढ़ी लिखी है लड़की है अभी मैं और आदिवासी समाज से है। नहीं, तो ये दोनों सम्मान है। अभी ये देखो भारतीय जनता वो कहां से पैसे लाएंगी? वही उन्होंने कहा कि हम लोग इनका पूरा कर्तव्य सर करेंगे। सर मैं ये बता दूं कि सरिता गायकवाड़ जो नेशनल में आई थी रमत में गोल्ड मेडल, उसके गांव में पानी नहीं था। वो पानी की बजाय उसको लालच दिया कि तुम टिकट लड़ो हमारी तरफ से, उसने मना कर दिया। फिर उसको डीवाईएसपी का डायरेक्ट ऑर्डर दे दिए, बिठा दी गई। आज मैं बोलता हूँ एक मिनट कि डांग जिले में 15-20 बरस से ये जो पीने का पानी की योजना हो रही है, 1000 करोड़ कम से कम खा गए होंगे। एक गांव में पानी नहीं पहुंचता। मेरे साथ आए हैं अश्विन सर, और मैं बताऊं कि इस गांव में पानी होता ही नहीं है। एक 20 बरस मोदी की सरकार पटेल साहब ज्यादा कहेंगे, पटेल साहब गुजरात में घूमे हुए हैं। देखो कहीं ना कहीं लेकिंग होगा, लेकिन पूरा ऐसा नहीं। नहीं सिस्टम, देखो मैं एक ही बात, सिस्टम में जानता हूँ। देखो मैं तो एक ही बात बताना चाहता हूँ कि जो पार्टी जीते वो विपक्ष उसका टीका टिप्पण करती है, जो सत्ता में है वो ये करती है वो करती है, लेकिन खुद जब सत्ता में होती है तब वो कभी सोचती ही नहीं। मैं एक दो एग्जांपल दे के आपको बात करूंगा। मान लो आप मैं छत्तीसगढ़ गया था थोड़े 2-3 मास पहले। वहाँ अनसुईया उके करके राज्यपाल है, गवर्नर है वहाँ। उन्होंने बताया कि 5वीं अनुसूची बंधारण में जोगवाई है, 5वीं अनुसूची आदिवासी के लिए, वहाँ के लोकल लोगों के लिए। तो बोले कि वहाँ कांग्रेस की सरकार है वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है, यहाँ भाजपा की सरकार है, यहाँ कांग्रेस बोल रही है कि गुजरात में 5वीं अनुसूची इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। तो यही सोच सभी जगह जो सत्ता में है उसको सोचना चाहिए कि हम जहाँ सत्ता में है वहाँ जो इम्प्लीमेंट करना है वो करो, वहाँ दूसरे का क्यों आप। यहाँ हम गुजरात की बात करें, कांग्रेस वाले गुजरात की बात करें कि गुजरात में ये नहीं हो रहा है वो नहीं हो रहा है, लेकिन जहाँ अपनी सरकार है वहाँ क्यों नहीं करती। मान लो भाजपा वाले जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ बोलते हैं कि यहाँ ये नहीं हो रहा है वहाँ नहीं हो रहा है, उसकी कांग्रेस की सरकार है कुछ नहीं कर रही। तो भाजपा की सरकार जहाँ है वहाँ वो खुद करे। मतलब सरकार की पॉलिसी बहुत क्लियर कट है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंट करने की उसकी जो इच्छा शक्ति होनी चाहिए, उसकी भावना होनी चाहिए, वो स्पष्ट नहीं है, अच्छी नहीं है। मैं दोनों पार्टी के लिए बोल रहा हूं कि दोनों पार्टी की वो मनोमंथन करने की जरूरत है। दोनों पार्टी के नेतृत्व को सोचना चाहिए। वो जो जहां तक सोच नहीं बदलेगी वहां तक कोई लोगों का सुधार होना नहीं वाला। लोगों को फायदा के लिए यही सोचना चाहिए। एक बात तो है, आरएसएस पहले से ही ये रिजर्वेशन के विरुद्ध में है। और ये जो सिर्फ रिजर्वेशन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं सभी की बात कर रहा हूँ। सरासर झूठ आक्षेप है। एग्जाम्पल देता हूँ कि 30 आरक्षण कोई रोक नहीं सकता, वो बाबा साहब की देन है। वो वही बोल रहा हूँ कि डायरेक्ट नहीं कर सकते तो क्या किया कि पूरे देश का जो पीयूसी में हजारों लाखों आदिवासी और दलित नौकरी करते हैं वो पूरा प्राइवेटाइजेशन करके उसको तो निकाल दिया जाएगा। वो प्राइवेट में तो रखने वाला ही नहीं है। धीरे 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 मैंडेटरी वीआरएस दिलवाए जा रहे हैं। मैंडेटरी वीआरएस दिलवाए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, सरकारी कर्मचारियों के लिए भी आरक्षण है और सहकारी क्षेत्र में भी भारतीय जनता पार्टी के रमन लाल वोरा जी ने प्रावधान करवा के सहकारी क्षेत्र में भी अनामत दिया है। अभी 2003 से अभी स्कूलों में भी, प्राइवेट स्कूलों में भी आरक्षण की प्रावधान करवा दी है। वही बोल रहा हूँ कि 2003 से 20 तक में 17 लाख नौकरियां ये पीयूसी प्राइवेटाइजेशन होने के गई है। उसमें 5 लाख तो दलित और आदिवासी है, उसको कोई रखने वाला ही नहीं है क्योंकि प्राइवेट ऐसी बात नहीं, प्राइवेट वाला आप ऐसा नहीं। अभी देखो, अभी टैलेंट का जमाना आया है। वो अलग बात है, वो अलग का जमाना आया है। टैलेंट में सबको चांस मिलता है, आरक्षण से कास्ट नहीं होती है। बैंकर साहब वो रिजर्वेशन जरूरी है सर। टैलेंट और आरक्षण दोनों अलग बात है। मैं मानता हूँ, फिर वो मैं मानता हूँ कि हम आरक्षण क्यों चाहिए।
समान अवसर मिलना चाहिए और एक आपको सबको एक बेस मिलना चाहिए। बैंकर साहब ठीक है, हम आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा नहीं कर रहे। आरक्षण का मुद्दा अभी खत्म हो जाएगा। आरक्षण का मुद्दा नहीं है, ठीक है। महानगर पालिका में बात फिर से वही पे फिर के आके आती है कि आगे और जनता को क्या नया मिलेगा, या फिर क्या जो जनता को हमेशा वादे किए गए नहीं मिला लेकिन अब मिलेगा। हमारा मॉडल में बताओ। जो भी चुन के आए उसको अपना वादा याद करना चाहिए। जनता को क्या मिलेगा? बस जनता को उसका वादा निभाना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी का मॉडल में बताना चाहूंगा आपके माध्यम से। बहुत सिंसियरली जो भी नए कार्यकर्ता को टिकट मिला है, सबसे पहले उनका अच्छा सा 2 दिन का अभ्यास वर्ग होगा, नंबर 1। दूसरा, हमारी पार्टी पहले से एमएलएस को कहा है और कॉरपोरेटर को भी कहा है कि हर साल आपका रिपोर्ट कार्ड, आपने कितने काम किए आपके क्षेत्र के, वो आपके विस्तार में जाहिर करना है और सब पार्टी के लोगों के बीच में। तो ये दूसरी बात होगी। तीसरी बात, सभी महानगर पालिकाओं में हमारे जो जिनको टिकट नहीं मिला है और वरिष्ठ है, उनकी कमिटियां बनेगी और कैसे पूरे महानगर पालिकाओं को, मनपाओं को अच्छा किया जाए, उनकी एक संकलन समिति बनेगी और संकलन समिति ही उनको कहेगी कि ऐसा करना चाहिए। तो उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी पूरे महानगर पालिका, मतलब ये बात ऐसी हो गई, लड़ने के लिए नए चेहरे और पीछे मतलब तंत्र चलाने के लिए पुराने मतलब बल्लेबाज। नहीं, बीच में सबका समन्वय नहीं होगा। जैसे अडवाणी जी की है, सबका समन्वय नहीं होगा। अडवाणी जी का मार्गदर्शक बना देखो, उनका भी जरूरत है और सबका जरूरत है, किसी को छोड़ नहीं सकते। हाँ, सही बात है, वरना वोट चले जाएंगे, छोड़ कैसे नहीं पाते। ठीक है, समय हो चला है एक कॉमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे महानगर पालिका के मुद्दे पर। હેલો સાહેબ, તમે લોનનો માસિક હપ્તો ભરવાનું ફરીવાર ચૂકી ગયા? હા હા, 1-2 દિવસમાં ભરી દઈશ. આવી બહાનાબાજી બંધ કરો. થોડી ચોખવટ કરો ને. લોનનો હપ્તો સમયસર જ ભરો. થોડા દિવસ મોડું થઈ ગયું તો એમાં શું થઈ જવાનું છે? ક્રેડિટ હિસ્ટ્રી થઈ જશે ખરાબ અને શું? અને બગડી જશે લેવડ દેવડનો હિસાબ કિતાબ. તો સમયસર લોન ભરપાઈ કરવાના ફાયદાઓ પણ બતાવો. ધ્યાન દઈને સાંભળો. સમયસર લોન ભરવાની ટેવ પાડશો તો ભવિષ્યમાં સહેલાઈથી લોન મેળવી શકશો.